तो जो ये तीसरा क्वेश्चन था इसमें क्या था आपका कि चांचरी गीत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कहीं पर चंचारी होगा लिखा, कहीं चांचरी होगा लिखा, तो चांचरी गीत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पहले तो इसके नाम आपको पता होना चाहिए कि चांचरी गीत को झोड़ा गीत भी कहा जाता है, भौनी गीत भी कहा जाता है, थड़िया गीत भी कहा जाता है, झुमेला गीत भी कहा जाता है, और इसी को दांकुड़ी गीत भी कहा जाता है। यही नृत्य भी है। अब यहाँ पे क्या है कि आपसे पूछ सकता है कि खंड के कुमाऊं में चांचरी गीत को किन नामों से जाना जाता है। तो झोड़ा नाम से भी जाना जाता है और भौनी नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछेगा थड़िया और झुमेला कहाँ चांचरी गीत को कहा जाता है, तो थड़िया और झोड़ा जो है गढ़वाल, उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में जाना जाता है। लेकिन अगर उत्तराखंड के गढ़वाल में अगर चमोली की भी बात करें तो चमोली में चांचरी गीत को दांकुड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोग, ऐसे प्रश्न बनते हैं अक्सर पेपर में। और यहाँ पे जो है हो सकता है कि पूछ ले कि चांचरी चंचारी एक ही चीज़ है ना। चांचरी कहाँ कहा जाता है खास करके, तो कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के जो बीच का जो एरिया है ना, वहाँ पे चांचरी कहा जाता है। अपनी करनी बैतरणी तारणी, गढ़वाली मुहावरे का अर्थ क्या है। अपनी करनी बैतरणी तारणी का मतलब है कि अपने आप जो मतलब क्या कहते हैं, जो जैसा आदमी करता है वैसा ही उसको फल मिलता है, ये बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अपनी मेहनत से ही अच्छा फल मिलता है, ये सही है। और अपने अच्छे कर्म ही साथ देते हैं, ये भी सही है। दोनों का ही मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे, सही निकल रहा है। बाकी अयोग्य लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, ये तो इसका अलग ही हो गया, लेकिन इसका ए और बी जो है दोनों सही होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है ए और बी दोनों सही। अगला क्वेश्चन देखे जरा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा के शब्दों के अर्थ का सही मिलान कीजिए। देखो गिदलो, गिदलो जो है गढ़वाली भाषा में केंचुए को कहा जाता है भाई। भेकान गढ़वाली भाषा में मेंढक को कहा जाता है, और खरगोश को गढ़वाली भाषा में जो है क्या कहा जाता है, शशो कहा जाता है, शशो, है ना। और जौनसारी भाषा में देखो तो चशा, ये जौनसारी भाषा में कहा जाता है। कहीं पर चौसा बोलते हैं, कहीं चशा बोलते हैं, है ना, ये क्या कहते हैं। और रोवाई जौनपुरी भाषा में भी इसको चशा ही बोलते हैं। कहीं पे शशा बोलते हैं, कहीं पे चशा बोलते हैं, लेकिन कुमाऊनी भाषा में शशो बोलते हैं। ठीक है, गढ़वाली भाषा में सॉरी। बाघ को फ्यूंडू कहा जाता है। बाघ को क्या कहा जाता है, फ्यूंडू कहा जाता है। तो पहले का पहले, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। अच्छा, बेचारा दिनेश क्रिकेट नहीं खेल सकता है, इस वाक्य में उद्देश्यवर्धक होगा। बेचारा दिनेश क्रिकेट नहीं खेल सकता, इस वाक्य में उद्देश्यवर्धक होगा। तो आप लोग देखो भाई, अगर हम किसी वाक्य में देखें तो जो काम करने वाला होता है वो क्या होता है, उद्देश्य। यानी कि इसमें जो दिनेश क्या हो गया, उद्देश्य। जो काम हो रहा होता है उसे विधेय कहते हैं। नहीं खेल सकता है ना, तो नहीं खेल सकता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका विधेय हो जाएगा, ये हो जाएगा विधेय। अब जो विधेय का वर्धक, विधेय को बढ़ाएगा वो वर्धक हो जाएगा उसका। तो क्या नहीं खेल सकता, क्रिकेट, तो ये क्या हो जाएगा, विधेय वर्धक हो जाएगा। और अगर हम देखें जो उद्देश्य को बढ़ाएगा उद्देश्य वर्धक, तो उद्देश्य को क्या बढ़ा रहा है, बेचारा, तो ये आपका उद्देश्य वर्धक हो जाएगा। तो इस वाक्य में उद्देश्य वर्धक पूछा था, तो बेचारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधीन में उपसर्ग क्या होगा, क्या होना चाहिए। अधीन में कोई भी उपसर्ग नहीं है भाई। अधीन को कैसे तोड़ोगे, अधि प्लस इन, अधि कुछ नहीं है ना, वो अपने आप में उपसर्ग है ना। अब फिर नौ को कैसे तोड़ेगे, तो वो जो है आपका उपसर्ग इसमें नहीं है ना। अभी जो है आपके पास अधीन वाले उपसर्ग का दूंगा मैं कभी एक दूसरा, लेकिन यहाँ पे अधीन में कोई भी उपसर्ग नहीं होता है भाई। ठीक है ना, ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिसमें हमें लगता है कि ये उपसर्ग होगा इसमें, लेकिन होता नहीं है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग प्रत्यय नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, इनमें से किस शब्द में स्वर संधि होगी, किसमें स्वर संधि होगी। तो देखो भाई, यहाँ पे रत्नावली का संधि विच्छेद क्या होता है, रत्न प्लस अवली, रत्न प्लस अवली। और पूरा और शेष का संधि विच्छेद क्या होता है, पूरा प्लस विशेष, पूरा प्लस विशेष होगा। ये मैं इसमें संधि विच्छेद हो ही नहीं रही है, इसमें खंड हो रहे हैं केवल, है ना, पद टूट रहे हैं। पूरा और शेष होता अगर ऐसा होता, इसको देखो, ये देखो, इसमें और इसमें फर्क है। अगर ऐसा होता तो इसका संधि विच्छेद होता पूरा प्लस अवशेष, तब इसका संधि विच्छेद ऐसे होता, है ना। और इसमें जो है रा प्लस से पहले रा है, तो आ प्लस औ में टूटा, तो इसमें क्या हो जाएगी, आपकी स्वर संधि हो जाती। लेकिन इसमें जो है फिर इसमें संधि है ही नहीं है, क्या है आपका, एक पद में टूट रहा है, पद है ये, है ना। गीतांजलि का देखो तो इसमें गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा, गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि। गीतांजलि का संधि विच्छेद गीत प्लस अंजलि, तो तौ के पीछे औ और प्लस औ, इसका जो संधि विच्छेद करोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, ये गीतांजलि का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ये आपका इसमें भी क्या है, स्वर संधि है, और इसमें भी स्वर संधि है, लेकिन इसमें स्वर संधि नहीं है। तो जिसने इसका ए किया होगा तो भी सही है, और इसने सी किया होगा ये भी सही है, लेकिन ये वाला इसमें स्वर संधि नहीं होगी। ठीक है ना। चलो अगला देखो, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चित चोर कहावत है हम तो कहाँ जाओ, तो तहाँ जाओ जहाँ धन सरसो। देखो क्या मतलब है इसका, जो
जैसे राधा है तो राधा घर पे थी, श्री कृष्ण कहीं बाहर से आए और श्री कृष्ण ने दरवाजा खटखटाया और श्री कृष्ण ने कहा राधा को कि क्या कहते हैं, श्री कृष्ण ने, राधा ने कहा कि कौन है भाई, कौन है दरवाजे पे, उसने कुंडी लगा रखी होगी जो भी है। श्री कृष्ण ने कहा कि घनश्याम हूँ मैं, घनश्याम हूँ मैं। श्री कृष्ण को घनश्याम भी बोलता है, उसने कहा घनश्याम हूँ मैं। राधा ने कहा कि अगर घनश्याम हो तो जाओ, जहाँ कहीं पे घनश्याम का मतलब बादल भी होता है, तो जहाँ पे जो है कहीं पे जाओ और वहाँ पे बरस लो, अगर घनश्याम है, यहाँ क्या काम तुम्हारा। फिर कहता हो कि नहीं मैं चित्त चोर हूँ, उसने कहा मैं चित्त चोर हूँ। श्री कृष्ण को चित्त चोर भी कहते हैं, और चित्त चोर का मतलब चोरी करने वाला। उसने कहा कि अगर चोर हो तुम, चित्त चोर हो, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या काम, तो तहाँ जाओ, वहाँ जाओ जहाँ धन सरसो, जहाँ पे धन होगा तुम्हारे चोरी करने के लिए, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है कि जो राधा है ना, वो श्री कृष्ण के बोले गए शब्दों को जानबूझकर गलत अर्थ निकाल के उसका मजाक बना रही है, समझ रहे हो। कुल मिला के अब यहाँ पे दो चीज़ें बता रहा हूँ मैं। देखो वक्र जो आपका क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार दो टाइप का होता है। वक्र का मतलब होता है आड़ा तिरछा, है ना, यानी कि किसी की बात को आड़े तिरछा घुमा देना या समझ लेना, कुल मिला के उसका कोई अलग ही अर्थ समझ लेना या बना देना। तो अगर तो किसी भी शब्द का क्या होता है, कोई वाक्य का अर्थ कुछ और है और दूसरा आदमी कुछ गलती से अलग ही समझ लेता है, या तो सुनने के कारण और या फिर अज्ञानता के कारण उसको क्या है कुछ और ही समझ लेता है, तो वहां पे होता है काकू वक्रोक्ति अलंकार। लेकिन जहां पे कोई व्यक्ति बोल रहा है कुछ और दूसरा व्यक्ति उसकी मजाक उड़ाने के लिए या मजाक के मूड में हो और उसके अर्थ को जानबूझकर अलग बता देता है, तो वहां पे होता है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। तो यहाँ पे जो जानबूझ के राधा क्या कर रही है, श्री कृष्ण के शब्दों का अलग अर्थ निकाल के उसकी मजाक बना रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है श्लेष अलंकार। हाँ, अगर ऐसा होता है कि राधा समझ ही नहीं पा रही और वो कुछ और बोल रहा है और वो कुछ और ही समझ रही है, तब यहाँ पे क्या होता है काकू वक्रोक्ति। लेकिन वो जानबूझ के कर रही ना, तो जानबूझ के जब यहाँ पे किसी दूसरे के शब्दों को घुमा दिया जाए, वहाँ पे क्या होगा श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होगा। तो यहाँ पे श्लेष वक्रोक्ति अलंकार इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। यात्रियों के रुकने या चलने के लिए बनाए गए चिन्ह लिखित भाषा के उदाहरण है। देखो यात्रियों को रुकने के लिए या चलने के लिए, जैसे आपका कोई बोर्ड लगा हुआ रोड पे, इस पे लगा ऐसे करके साइन कि भाई इधर को चलो, है ना, या फिर ब्रेकर पे चिन्ह होता है, ऐसे रेड लाइट होती लगी ब्लू रुकने के लिए या चलने के लिए, तो ये जो है लिखित भाषा का उदाहरण नहीं है, इसमें कोई लिखा हुआ नहीं है, ये सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। तो ये लिखित नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था सांकेतिक। ये सांकेतिक भाषा का उदाहरण है, तो पहले वाला तो गलत बोल रहा है। दूसरा, किसी समूह द्वारा मंचित किया जाने वाला नाटक सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। जब कोई समूह जो है कोई नाटक मंचित करेगा किसी मंच पे और फिर वो कुछ मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो संकेत नहीं देते, वो बोलते हैं अपने मुंह से और जनता क्या है उसको सुनती है, तो वो मौखिक भाषा का उदाहरण है, मौखिक भाषा का उदाहरण। तो ये मतलब जब समूह द्वारा मंचित किया गया जाने वाला नाटक है, तो वो सांकेतिक नहीं बल्कि क्या होगा आपका मौखिक, ये मौखिक भाषा का क्या होगा उदाहरण होगा, है ना, तो ये भी गलत बोल रहा है। तीसरा है, निर्णायक मौखिक भाषा का प्रयोग कर निर्णय देता है। निर्णायक मतलब जो एम्पायर होता है वो मौखिक भाषा का प्रयोग करके निर्णय देता है, वो भी मौखिक भाषा का प्रयोग नहीं करता। वो किस भाषा का प्रयोग करता है, निर्णायक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता मुख्य रूप से निर्णायक, कभी मौखिक भाषा बोल लेता लेकिन अधिकतर वो सांकेतिक भाषा। जैसा भी क्रिकेट में, तो क्रिकेट में वो जो है मतलब कोई वो क्या कहता है आउट देगा तो ऐसे करेगा, संकेत दे रहा है ना, ऐसे कर देगा तो मतलब वाइड बॉल हो गई, है ना। कबड्डी में ही हो, कबड्डी में भी क्या कहते हैं वो ऐसे करके इतने पॉइंट हुए, इतने पॉइंट हुए, है ना। तो इसलिए निर्णायक जो होता है वो हमेशा एम्पायर जो होता है वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है, वो कभी भी क्या है मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये भी इसका मतलब क्या होगा गलत। तो तीनों के तीनों गलत है, पहला दूसरा तीसरा तीनों क्या है गलत है, तो डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा कथन सत्य है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। ये तो बिल्कुल सही कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं, इनकी संख्या 5 होती है, ये गलत बोल रहा है। देखो जैसे स्वर होता है हमारे हिंदी वर्णमाला के जो स्वर हैं वो अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ए, आई, ओ और आओ, ये स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला के 11। इसमें से ये वाला अ, छोटी और छोटा ऊ और री, ये 4 जो है हास्य स्वर होते हैं, ये 4 हास्य स्वर होते हैं, और बाकी आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, आओ, ये नीचे वाले सब के सब दीर्घ स्वर होते हैं। तो मतलब हास्य स्वर जो है 5 नहीं होते, हास्य स्वर कितने होते हैं 4। तो इस आधार पर ये क्या हो गया गलत। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक मात्रा का समय लगता है, अधिक मात्रा का समय लगता है या 2 मात्राओं का समय भी बोल सकता था, तो वहां पे दीर्घ स्वर होते हैं। तो दीर्घ स्वर होते हैं, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, जहां पे अधिक मात्राओं का समय लगता है वहां दीर्घ स्वर होते हैं, इनकी संख्या 7 होती है, बिल्कुल सही कह रहा है। ये दीर्घ स्वर कितने 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 होते हैं, ये सही है।
हास्यों के लिए लघु, हास्यों के लिए लघु, बिल्कुल सही करा। जो हास्य स्वर होता है उनके लिए लघु, और इसके लिए हमेशा एक मात्रा निश्चित की जाती है लघु के लिए। हास्यों के लिए लघु, और इसका साइन भी ऐसे होता है। दीर्घ स्वरों के लिए गुरु, और गुरु का साइन ऐसे होता है, और इसके लिए जो है हमेशा 2 मात्रा होती है, गुरु का प्रयोग किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, तो ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही होगा, तो केवल सी इसका सही आंसर होगा, दूसरा और तीसरा। इनमें से किस शब्द में संयुक्त अक्षर या संयुक्ताक्षर वर्ण का प्रयोग हुआ है? संयुक्ताक्षर वर्ण का प्रयोग, मैंने आपको कहा था कि देखो वैसे तो हिंदी वर्णमाला की अगर हम हिंदी वर्णमाला की अगर बात करें तो हिंदी वर्णमाला में अक्ष, त्र और ज्ञ, और एक इसके अलावा जो है स्र, ये संयुक्त अक्षर होते हैं, ठीक है ना, ये संयुक्त अक्षर होते हैं। लेकिन संयुक्त अक्षर ये होते हैं बने हुए संयुक्त अक्षर, लेकिन संयुक्त अक्षर क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है कि जिसमें क्या होता है कम से कम 3 वर्ण होते हैं, ये और 3 वर्ण होते हैं, जिनमें से 2 वर्ण जो है, मतलब इसमें से कम 3 वर्ण होते हैं, और या फिर आप ये बोल सकते हैं इसमें एक वर्ण आधा होता है और एक वर्ण पूरा होता है। जैसे अगर हम देखें, एक को ले लेते हैं, इसमें हम जो है चलो ऐसे करके स्र को ले लेते हैं, तो स्र का संधि विच्छेद क्या होता है, श, र और अ, ऐसे होता है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, श और र पे जो है आप हलंत हटा दो तो अ लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कम से कम 3 वर्ण है 3 वर्ण की नहीं है, 1 2 3। और दूसरी बात कि इसमें जो है एक वर्ण आधा होता है और एक वर्ण पूरा होता है। रॉ के निचालंत नहीं है तो ये पूरा है, और ये इसके निचालंत है तो आधा है, एक आधा होता है एक पूरा होता है। ये इसकी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन के हिसाब से हमेशा उन सभी अक्षरों को संयुक्त वर्ण कहा जाता है, मतलब संयुक्त अक्षर कहा जाता है जिनमें एक आधा और एक पूरा वर्ण होगा। जैसा हमने लिख दिया क्या, हमने लिख दिया म्यो, ऐसे करके कुछ भी एक आधा एक पूरा। क्यों? क्योंकि इसमें आधा हो गया एक पूरा। अगर आप इसको भी तोड़ोगे तो आप म्यो तोड़ दे तो मो पे हलंत लगा दोगे, और यो पे ये हलंत लगाओगे तो यो के पीछे ओ है। तो देखो 3 वर्ण आगे कम से कम, इसको मिलाओगे एक साथ तो यो पूरा और मो आधा, तो भी आपकी वही बात होगी। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो विंध्याचल में ये संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है। सात्विक में आधा तो और वह, ये भी संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे त्रिशूल में तो ये त्र संयुक्त अक्षर आ ही गया, तो क्या हो जाएगा, सभी में संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये है इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सा एक तत्सम शब्द शुद्ध है? कौन सा तत्सम शब्द शुद्ध है? शुद्ध नहीं, क्या कह रहा, शब्द है। अच्छा, ये शब्द जो है ब इधर को आ गया, ये थोड़ा सा फाउंड का चक्कर पड़ गया। इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है भाई? तत्सम शब्द देखो, घृणा तत्सम शब्द है, बिल्कुल सही है। क्योंकि घृणा का अगर तद्भव देखोगे तो क्या होता है, घिन्न। कहीं पे ऐसा होगा लिखा घिन्न, और कहीं पे ऐसा होगा लिखा, तो घृणा का तद्भव होता है घिन्न, है ना। चंद्र का तद्भव होता है चांद, है ना। तो ये भी आपका क्या है, तत्सम शब्द है। अगर आप क्षेत्र देखो, क्षेत्र भी तत्सम शब्द है, क्षेत्र का तद्भव होता है खेत। तो ये सारे के सारे जो है तत्सम शब्द है, तो उपरोक्त सभी जो है तत्सम, तो डी इसका सही आंसर होगा। इनमें से कौन से सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा, देखो भाई, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है कि जिस शब्द, ऐसा शब्द जिसके अंदर जो है बहुत सारे नाम हम बोल सकते हैं, सीधी सी बात है, जिसके अंदर बहुत सारे नाम ले सकते हैं। देखो कैसे, मोहन, मोहन के अंदर हम नाम नहीं ले सकते कोई दूसरा, तो जातिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक है। सारे के सारे देखने हैं, बाकियों को देखने की जरूरत नहीं, सारे के सारे होने चाहिए जाते। देखो व्यक्ति, तो व्यक्ति के अंदर हम बहुत सारे नाम ले सकते हैं, मोहन, सोहन, रोहन, गीता, सीता, मीना, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा ये, तो ये जातिवाचक हो जाएगा व्यक्ति, है ना। और देश, देश के अंदर हम बहुत सारे देशों के नाम ले सकते हैं, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, जो भी है। पर्वत, पर्वतों के अंदर हम बहुत सारे नाम ले सकते हैं, हिमालय, है ना, आप जो है विंध्याचल, अरावली, बहुत सारे पर्वत श्रेणियों के नाम ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जब जवानी देखो, जवानी, कुर्बानी, मेहरबानी, ये भाववाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा बी, सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के। देखो राजस्थान भी आपका व्यक्तिवाचक है, भारत भी व्यक्तिवाचक है। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, व्यक्तिवाचक। और ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। और ये वाले जो है बी जो है आपके क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। इनमें से किस वाक्य में संबंधवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। संबंधवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम हमेशा उसको कहते हैं कि जहाँ पे प्रश्न का बोध भी हो और प्रश्न के साथ साथ जो है संबंध भी दर्शाया गया हो। आप कैसे लिखते हो, आप कैसे लिखते हो, केवल प्रश्न किया जा रहा है कि आप कैसे लिखते हो, सिंपल सी बात है। तो प्रश्न ही प्रश्न करा तो आप आंसर बोल दोगे भाई, जिस प्रकार से भी लिखते हो। तो केवल प्रश्नवाचक है यहाँ पे। तुम कब जाओगे, सिंपल सा प्रश्न पूछेगा कि तुम कब जाओगे, तो आंसर आ जाएगा भाई जब भी जाओगे, आंसर बोलो। तुम यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है। एक तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि यह पुस्तक किसकी है, और दूसरा ये पूछ रहा है कि इस पुस्तक का संबंध है किसका। तो उस पुस्तक से संबंध भी आ जाएगा और उस पुस्तक से क्या हो जाएगा, प्रश्न भी आ जाएगा उसके लिए। तो पुस्तक किसकी है, तो जिसकी भी वो पुस्तक होगी उससे उसका संबंध है। और यह पुस्तक किसकी है, और बाकी प्रश्न भी पूछ रहा है, तो ये संबंधवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा इसमें। ठीक है, देखो अगला, किस वाक्य में सामान्य क्रिया होगी। देखो किस वाक्य में सामान्य क्रिया होगी, मोहन पढ़ता है। सिंपल बोल रहा है कि मोहन पढ़ता है, सामान्य रूप से क्रिया हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिनेश ने पढ़ लिया। देखो दिनेश ने पढ़ लिया,
दो धातुओं से बनी है, तो ये जो है क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ये हो जाएगी संयुक्त क्रिया। ठीक है, पढ़कर सो गया, वह पढ़कर सो गया। जब कोई आदमी जब कोई काम किया जाता है और उस काम के ऊपर जो है फिर दूसरा काम हो, है ना, एक काम हो और उसी काम के ऊपर दूसरा काम हो, या एक काम पहले संपन्न हो जाता है और फिर तुरंत दूसरा काम हो जाता है उसके साथ, तो उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो ये यहाँ पे जो है मोहन पढ़कर सो गया, पहले पढ़ा और फिर सो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। एक एग्जाम्पल अगर मैं और दूं पूर्वकालिक क्रिया के लिए, जैसे कहा था कि चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर कूदने लगा, तो पहले शेर के शरीर पर चढ़ा और फिर कूदने लगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है ना। सोहन ने मोहन से गाना गवाया। जब किसी दूसरे से काम करवाया जाता है, या बोल सकते हो कि कर्ता जब खुद काम ना करके किसी अन्य को प्रेरित करके काम करवाता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, है ना, प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका मतलब सामान्य क्रिया क्या हो जाएगी, मोहन पढ़ता है तो सिंपल तरीके से सामान्य क्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, फूल बसंत ऋतु में मिलते हैं, तो बसंत ऋतु में अगर फूल मिलते हैं तो बसंत ऋतु तो ऋतु का बात कर रहा है, तो यहाँ पे तो काल हो जाएगा, तो यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण होगा भाई, सीधी सी बात है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो पेड़ पर बैठी है, किसी स्थान की बात हो रही है, पेड़ पर बैठी है, तो यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, यह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सोनिया बहुत सोती है, सोनिया बहुत सोती है, क्या होना चाहिए भाई, बहुत सोती है, तो सोना क्या है, अकर्मक क्रिया है, यह अकर्मक क्रिया है ना। जो क्रिया के भेद होते हैं ज्यादा वो सकर्मक क्रिया में होते हैं। भारत आज जरूर जीतेगा, भारत आज ये जरूर जीतेगा, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा इसमें, है ना। तो ये है आपका निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, इनमें से कौन सा सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है। देखो भाई, राम अखबार पढ़ेगा, राम अखबार पढ़ेगा, बिल्कुल सामान्य रूप से भविष्य में पढ़ेगा हो, राम अखबार पढ़ेगा, सामान्य रूप से बोल रहा है। आप अखबार पढ़ें, आप अखबार पढ़ें, क्या कर रहा है ये, आज्ञा दे रहा, आज्ञा, तो क्या हो जाएगा, आज्ञार्थ भविष्य काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, आज्ञार्थ भविष्य काल हो जाएगा, क्योंकि इसमें आज्ञा दी जा रही है कि आप अखबार पढ़ें, है ना। आप कल अखबार पढ़िएगा, ये भी आज्ञार्थ है, कल के लिए जो वो दे रहा भविष्य में, ये भी आज्ञार्थ हो जाएगा, आप कल अखबार पढ़िएगा, कल के लिए आज्ञा दे रहा है। तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, जहाँ पे सर्द होगी अगर तुम ऐसा करोगे तो वैसा होगा, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, या तुम खेलोगे तो हम मैच जीत जाएंगे, तो एक सर्द के ऊपर दूसरा वो जो बन जाएगा सेंटेंस आपका, वहाँ पे क्या होता है, हेतु हेतु मद भविष्य होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्य, ये इसका आंसर है। तो इसका आंसर जो क्या है, डी है। हमने क्या देखना था कि इनमें से कौन सा सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, राम अखबार पढ़ेगा। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, वाक्य में कार्य, जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो जयपुर से अलग होने का भाव आ रहा है, और अलग होने का भाव जहां होता है वहां अपादान कारक होता है, तो इसका आंसर होगा बी, अपादान कारक। ठीक है ना, तो अपादान हो जाएगा। सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम और पता कहाँ लिखा जाता है, तो देखो सरकारी पत्र में देखो प्रेषक का नाम जहाँ पे, जैसे अगर ये पत्र लिख रहे हैं ना, जैसे पत्र होता लिखा, तो यहाँ पे आता है भाई प्रेषक, यहाँ पे प्रेषक आता है, और यहाँ पे इसके नीचे प्रेषित आता है ना, और यहाँ पे जो है क्रमांक आता है, मतलब जो आपका वो संख्या होती है लिखी उसमें, है ना, पत्रांक संख्या, क्रमांक संख्या, फिर इधर लिखा जाता है, इधर है ना, और यहाँ पे जो है दिनांक लिखा जाता है ऐसे करके। तो प्रेषक का नाम कहाँ आ जाएगा, ऊपर बाएं, तो कहाँ आएगा, बाएं ऊपर, ये देखो बी इसका आंसर हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना, इस तरीके से होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में ADICT को DDACTI के रूप में लिखा जाता है, तो देखो इसको क्या लिखा जाएगा। देखो क्या किया उसने, शुरू के जो 3 थे और लास्ट के 3 थे, इनको अलग अलग करके देखना कि शुरू के 3 थे, इनको उल्टा लिख दिया, देखो DDA, देखो DDA उल्टा लिख दिया, और इनको उल्टा लिख दिया, ICT को लिख दिया TCI, तो देखो TCI, इनको उल्टा लिख दिया। वैसे इसका है, तो इसको उल्टा लिखा जाएगा और इसको भी उल्टा, तो क्या हो जाएगा GAJ, तो क्या हो जाएगा GAJ, और इसका हो जाएगा RAU, तो RAU, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सी, ये देखो सी आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान में क्या होगा, इसमें क्या किया उसने, इसमें देखो एक में उसने क्या किया है, 2 की गुणा की है और एक इसमें जोड़ा है, तो 2 × 2 और 1 3 आ जाएगा, ऐसे किया है। फिर उसने 3 में 3 की गुणा कर दी, इस 3 में क्या कर दी, या जो 3 आया इसमें 3 की गुणा कर दी और इसमें 2 जोड़ दिया, तो क्या गया, 3 × 9, 9 और 2 11, तो देखो ये वाला 11 मिल गया। फिर इस 11 में उसने किसकी गुणा की, 4, है ना, और 4 में उसने 3 जोड़ दिया, तो देखो 11 × 4 = 44, 45 × 46 = 47, तो ये आ गया आपका 47।
है ना। और फिर वो क्या करेगा, देखो पहले 1 की गुणा की, सॉरी पहले आपका ये 3 आया, यही 3 यहाँ पे लिया, फिर ये 11 लिया, फिर आप 47 लेंगे यहाँ पे। पहले 2 की गुणा की, फिर 3 की, फिर 4 की, और आप किसकी गुणा करेंगे 5 की। यहाँ पे पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, और अब कितना जुड़ेगा 4। तो देखो इसकी कैलकुलेशन करके जो आएगा वही यहाँ पे आएगा। तो देखो आप कहेंगे 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, और 5 को 20 और 3 23, ये आ गया इतना प्लस 4। तो देखो 5 और 4 9, 3 और 2 239, तो 239 इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ए इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ माइनस हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये हो गया आपका 3 गुणा, गुणा की जगह क्या आ जाएगा, गुणा का अर्थ क्या बोल रहा है भागा, 2 और प्लस, प्लस का अर्थ कह रहा है गुणा, 4 माइनस, माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है प्लस, प्लस 2 और भाग, भाग का अर्थ क्या बोल रहा है माइनस, और फिर आपका आ जाएगा 9। तो इसका मान निकालना हमने। सबसे पहले किसे सॉल्व करते हैं, भाग वाले को। तो 3/2 नहीं जा रहा भाग, तो इसको ऐसे लिख दो, गुणा 4 प्लस 2 माइनस 9। अब देखो 2 का भाग दोगे, 2 दूनी 4 इसमें है ना, चले जाएगा। 3 दूनी 6 प्लस 2 माइनस 9, अब क्या हो जाएगा 6 और 2 8 माइनस 9, तो 8 में से 9 गया तो -1 आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। प्रत्येक अक्षर का प्रयोग उतनी ही बार किया जा सकता है जितनी बार उसका प्रयोग शुद्ध शब्द में हुआ है। तो मतलब इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता वो ढूंढना हमने। देखो कैसे, एक पिछले पेपर में भी आया था इस टाइप का प्रश्न। देखो हमने यहाँ से मैच करना कि ये इनमें है कि नहीं है। देखो आर यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे भी है, एफ यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब ये बनेगा। अब इसका भी देखो ऐसे ही, एफ यहाँ पे, एफ यहाँ भी है, ई यहाँ पे, तो ई यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, आर दूसरी बार यहाँ पे भी है, तो आर दूसरी बार यहाँ पे भी है, और वाई यहाँ पे भी है, और वाई यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब ये भी बनाया जा सकता है। ऐसे देखो टी यहाँ पे भी है और टी यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, और ई यहाँ पे भी है, और आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखो एफ यहाँ पे है, एफ यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे दूसरी बार आया, लेकिन यहाँ पे ई 2 बार नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ई 2 बार नहीं है, तो ये दूसरा ई नहीं बन सकता था। लेकिन टी यहाँ पे भी है, तो इसके कारण जो ये नहीं बन सकता, तो यही आपका आंसर है, जो नहीं बन सकता है वही हमें ढूंढना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा। लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है। देखो बाएं इधर से होता है भाई, बाएं से कौन से स्थान पर है सचिन, 11वें स्थान पर, और राज दाएं से 7वें स्थान पर है। राज इधर से दाएं से कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। कौन, राज 7वें स्थान पर है। अगर वे अपने स्थान अदल बदल करते हैं तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर होता है। अपने स्थान अदल बदल करते हैं मतलब ये तो आ जाएगा इसकी जगह और ये आ जाएगा इसके बदले। जरा स्थान अदल बदल करते हैं, देखो ये वाला 11वां नंबर है यहाँ पे, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना नंबर है, 7वां नंबर है यहाँ पे। अब जो भैया आपका कौन है, सचिन है, वो तो चले जाएगा किसके स्थान पर, राज के स्थान पर, और राज चले जाएगा सचिन के स्थान पर। यानी कि यहाँ पे तो आ जाएगा ये राज, और यहाँ पे चले जाएगा सचिन। ये हो गया। जब स्थान बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, सचिन बाएं ओर से 16वें स्थान पर हो जाएगा। तो बाएं से इधर से होता है, तो सचिन बाएं ओर से 16वां हो जाएगा। तो सचिन तो यहाँ आया ना अभी, तो बाएं ओर से 16वां हो जाएगा। तो 11 तो यहाँ तक है, 12 13 14 15 और 16, ये हो गया आपका। चलो थोड़ा दूर दूर करना चाहिए था, चलो फिर से करते हैं। क्या 11 ये है, 12 13 14 15 और 16, ठीक है, ये हो गया। कितने लोग इनके बीच में आ गए। अब कह रहा हो कि पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो अब सीधा यहाँ से यहाँ तक देखो, जो ये आपका कौन है, कौन है ये, सचिन। सचिन बाएं से तो है कितने नंबर पे है, कितने नंबर पे है सचिन बाएं से, 16वें नंबर पे। तो सचिन बाएं से तो है 16 नंबर पे, दाएं से ये 7वें नंबर पे। तो 16 और 7 को जोड़ो कितना हो रहा, 7 और 6 13, यानी कि 23 हो गया। लेकिन एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 इसका आंसर होगा। एक क्यों करेंगे माइनस, जब दोनों तरफ से हम देखते हैं तो इसकी जो एस की काउंटिंग है वो इधर से भी हो रही है और इधर से भी हो रही है, इसलिए एक नंबर माइनस करना पड़ेगा। तो ये आंसर आ जाएगा। यदि किसी माह की 23वीं तारीख रविवार है तो किसी महीने की जो 23 तारीख है उस दिन क्या पड़ता है, रविवार पड़ता है। तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले। अब 2 सप्ताह पहले आओगे आप लोग, तो सीधी सी बात है 23 में से 7 कम करो, या 23 में से 14 कम कर दो सीधे। 2 सप्ताह तो 14 हो गए ना, तो भाई 23 में से आप 14 माइनस कर दो, 23 में से 14 माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9, कितने बचेंगे, 9 बच जाएंगे। और 4 दिन पहले और 4 और माइनस करो तो कितने बचेंगे, 5। तो कुल मिलाकर हमने 5 तारीख का निकालना है। तो 5 तारीख को क्या होगा। अब देखो, या तो आप ऐसे करो, आप 5 तारीख का हिसाब किताब जोड़ लो, और या फिर आप ऐसे करो कि 2 सप्ताह और कितने दिन पहले, 4 दिन पहले। तो भाई सोचो जरा, 1 सप्ताह पहले भी रविवार ही होगा,
और 2 सप्ताह पहले भी रविवार ही होगा, क्योंकि 7 दिन के बाद ही तो दिन चेंज होता है। तो भाई रविवार जब 23 तारीख को था तो 14 दिन पहले हमारा क्या था, 9 तारीख, तो 9 तारीख भी रविवार ही होगा, है ना। तो जब हमारा 9 तारीख को रविवार है तो 5 तारीख को क्या होगा। अब पूरा जो अगर आप उल्टा अगर आपको खराब लग रहा तो एक तरीका और देखते हैं कि देखो यहाँ से देखो 23 तारीख को रविवार, 23 से 7 कम करो कितने बचेंगे, 23 से 7 कम करो कितने बचेंगे, 16। तो 16 तारीख को भी रविवार, 16 तारीख से 7 और कम करो 9 तारीख, 9 तारीख को भी रविवार, 9 तारीख से 7 और कम करो 2 तारीख, 2 तारीख को भी रविवार। ऐसे तो होना है, और हमने निकालना 5 तारीख का। तो जब 2 तारीख को रविवार है, 3 तारीख को सोमवार, 4 तारीख को मंगलवार और 5 तारीख को बुधवार। हो गया आपका बुधवार आंसर। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, कैसे भी हिसाब किताब जोड़ लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। देखो सबसे पहले तो भाई अगर आप खोलोगे तो चाबी होनी चाहिए सबसे पहले, एक। जब चाबी होगी तो उसके बाद ताले पे लगाओगे तो तब ताला होना चाहिए, और ताले के बाद फिर दरवाजा खुलेगा, और दरवाजे के बाद आप कक्ष में प्रवेश करोगे। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, यदि हम प्लस को माइनस के साथ और भाग को गुणा के साथ आपस में बदलते हैं तो निम्न में से कौन सा मान सही होगा समीकरण का। देखो ये आपका 39 है, प्लस के जगह माइनस करना, माइनस के जगह प्लस करना है, भाग के जगह गुणा करना, गुणा के जगह भाग करना है। तो 39 गुणा और गुणा के जगह भाग, 3 प्लस के जगह माइनस, है ना, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और 10, और माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस 13, और फिर आपका क्या हो जाएगा प्लस की जगह माइनस 2। बस ये करना था, सॉल्व करो। सबसे पहले भाग को सॉल्व करो, तो 3 का भाग आप 39 में दोगे, 3 निकम 3 और 3 9, 13 हो जाएगा, -10 प्लस 13 -2, तो 13 में से 10 गया कितना बचेगा 3, और 13 में से 2 गया कितना बचेगा 11, 11 और 3 14, 14 आंसर हो जाएगा। 14 दिया होगा ऑप्शन में, है ना, सी आंसर है इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। विकास और सुजीत की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 है के अनुपात में है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। सुजीत की वर्तमान आयु कितनी वर्ष होगी। देखो इसको सिंपल सा आप ऑप्शन से करोगे। देखो कैसे, हम ये मान के चले कि विकास और सुजीत की वर्तमान आयु 5:4 है। वो कह रहा है कि सुजीत की वर्तमान आयु कितनी होगी। भाई ऑप्शन से कैसे करते, बड़े बड़े क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं। जिसको वो पूछ रहा ना, आप उसी को ऑप्शन में मान के चलो कि हम ये मान के चलो कि ये है। देखो जैसे सुजीत की आयु पूछ रहा, हम मान के चले कि सुजीत की आयु क्या है 6 वर्ष। तो भाई अगर देखो सुजीत की आयु अगर हम ए मान के चले तो सुजीत की आयु क्या हो जाएगी 6। तो दूसरा कौन है इसके साथ, सुजीत के साथ दूसरा कौन है विकास। तो विकास तो सुजीत से पहले, ये आपकी सुजीत की आयु हमने लिखी कितनी 6, तो विकास की कितनी है, विकास की कितनी है, सुजीत और विकास की आयु का अनुपात है 4:5। तो 6 चौक 24, यानी कि कितनी हो जाएगी 4 है ना ये, तो 4 हो जाएगा। तो 6 चौक 24, 6 पंजे 30, क्या होनी चाहिए 30। तो इसकी 30 नहीं, 30 क्यों हो जाएगी, ये इसका अनुपात में बैठ ही नहीं रहा भाई, आएगा ही नहीं इसका अनुपात में। 4 के पाड़े में 6 आ ही नहीं रहा ना, तो इसलिए ये हो ही नहीं सकता। तो ए तो आंसर हो ही नहीं सकता, 4 के पाड़े में आ ही नहीं रहा तो अनुपात में बैठेगा नहीं। बी ऑप्शन लेके चलेंगे जरा, बी ऑप्शन लेके चलेंगे। तो बी ऑप्शन में देखना आप लोग, हम ये मान के चले कि सुजीत की आयु कितनी है 24। देखो सुजीत की आयु कितनी है 24 है, ठीक है। तो जो आपका विकास है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, इसकी 30 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर हम काटेंगे ना इनको तो काटने के बाद ये अनुपात बनना चाहिए। तो देखो आप करोगे 6 का भाग दोगे, 6 चौक 24 4 आ जाएगा, और 6 पंजे 30, इसका 5 आएगा, तो 5:4 हो जाएगा। ये सही बैठ गया। अब देखो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 है। तो 3 वर्ष बाद अगर अनुपात ये आ गया तो समझ लेना आपका आंसर सही है तब। तो अगर 3 वर्ष बाद देखोगे तो 3 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33, और 3 वर्ष बाद ये कितना होगा 24 25 26 27 हो जाएगा 27। अगर आप इसमें भाग दोगे 3 का भाग दोगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3, इसमें दोगे 3 9 27, तो 11:9 आ गया। तो बिल्कुल सही है। तो 24 ही क्या है सुजीत की वर्तमान आयु है। बिल्कुल देखो इस तरीके से कर सकते हो। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत सारे लोग इसका गलत कर देते हैं, भाई 40 ही होगा। नहीं, देखो क्या होगा, इसकी ट्रिक देखो, ट्रिक देखो यहाँ पे, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% कम हो, कम बोले चाहे ज़्यादा बोले परसेंट में, आप उसको लिख देना ऊपर जितना परसेंट भी वो बोलेगा। अगर बोल रहा हो ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% कम, तो 100 से उतने नीचे कम करके लिख दो। और अगर बोलता ज़्यादा तो हम लिखते 100 से ज़्यादा लिखते उतने। अगर देखो 40% अधिक बोलता तो हम 140 लिखते, लेकिन उसने बोला 40% कम है तो हम क्या लिखेंगे, 100 में से 40 कम करेंगे 60, और 100 से हमेशा गुणा कर दो, बस इससे निकल जाएगा ये। अब देखो आप यहाँ पे देखोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो बस ये हो गया आपका 200/,
200/3, 3 का भाग दोगे तो 3 छक 18, 3 छक 18 6.66 हो जाएगा, या 6 सही 2/3 हो जाएगा। और देखो आपका 66 के आसपास आ रहा, लगभग में बोल रहा है, तो लगभग 66% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो 31 वाला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक के तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर विचार करना है कि कौन से, यहाँ नीचे दिया गया है कि कौन से इसमें से कथन है जो गांधीवादी सिद्धांत के आधार पर आधारित है। तो अगर हम देखते हैं पॉलिटी के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत, कई लोगों का कहना है कि जो संविधान है उसमें गांधी जी सदस्य नहीं थे संविधान सभा के, तो उनके विचार यहाँ पे नहीं होंगे या उनकी बातें वहाँ पे नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं गांधी जी सदस्य न होते हुए भी गांधी जी के यहाँ पे क्या होते हैं, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ गांधी जी के विचार जो होते हैं वो यहाँ पे समाहित होते हैं। तो पहला दे रखा कि भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना। तो ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 44, यहाँ पर समान नागरिक सिविल संहिता की बात है। अगला है, दूसरा कथन है कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तो ये आर्टिकल हो जाएगा कौन सा, आर्टिकल 40 में है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात है। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, यानी कि जो छोटे छोटे उद्योगों के रूप में होते हैं, कुटीर उद्योग हो गए। तो ये आर्टिकल कहाँ पे होगा, आर्टिकल 43 में। तो ये वाला भी सही। अगला है कि सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। तो यहाँ पर हमें ढूंढना है कि गांधीवादी जो सिद्धांत है वो इनमें से कौन से होंगे। तो अगर हम डीपीएसपी की बात करें, यानी कि ये डीपीएसपी है सारे के सारे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, तो यहाँ पर जो गांधीवादी जो सिद्धांत पर आधारित होते हैं, तो जैसे आर्टिकल 40 होता है, ऐसे ही आर्टिकल 43 का बी वाला पार्ट है जो कुटीर उद्योग वाला है, तो आर्टिकल 43। इसके अलावा आता है कौन सा, आर्टिकल 46 वाला आता है। आर्टिकल 46 में है क्या, आर्टिकल 46 में यानी कि जो समाज के दुर्बल वर्ग है और विशेषतया SC ST, तो उनके कल्याण के लिए बात यहाँ पे करता है, तो 46 हो गया। इसके अलावा 47 आर्टिकल है, तो 47 आर्टिकल में है क्या, हाँ, यहाँ पे स्वास्थ्य और पोषण वगैरह इसकी बात करते हैं, और जो मादक पदार्थ वगैरह है उनके सेवन पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं गांधीवादी सिद्धांत के आधार पे। और ऐसा ही 48 वाला आर्टिकल है, 48 वाला आर्टिकल इसमें है क्या, इसमें कृषि व पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने की बात ये करते हैं, लेकिन साथ साथ में जो दुधारू पशु हैं विशेषतया उनके लिए बात करते हैं, और उनके वध रोकने की बात यहाँ पर आती है, दुधारू जो पशु वगैरह है उनके वध रोकने की बात। तो ये क्या है कि ये आर्टिकल कहीं ना कहीं गांधीवादी जो सिद्धांत होते हैं तो उस पर आधारित ये होते हैं। तो इसमें से हमें ढूंढना है। तो एक तो हो जाएगा आर्टिकल कौन सा वाला, 40 वाला, तो दूसरा वाला गांधीवादी सिद्धांत हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे कुटीर उद्योग है तीसरे वाले में, तो ये भी गांधीवादी सिद्धांत हो जाएगा। तो यही दो क्या हो जाएंगे, गांधीवादी सिद्धांत के आधार पे आधारित हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर था बी, केवल 2 और 3 क्या हो जाएगा, गांधीवादी सिद्धांत इसमें हो जाएगा। ठीक है। और जैसे ये वाला है यथोचित अवकाश वगैरह, तो इसका प्रावधान कहाँ पे होगा, तो आर्टिकल 43 में ही है इसका। वैसे आर्टिकल 43 में यथोचित वेतन है, अवकाश वगैरह ये सारा कुछ लिखा गया है, लेकिन इसमें साथ साथ में कुटीर उद्योग भी आगे जोड़ा गया है। तो जो कुटीर उद्योग है स्पेशली वो क्या होगा, गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित वो होगा। तो इसका राइट आंसर था केवल ये 2 और 3, बी वाला राइट आंसर था इसका। अगला है इसमें 32 वाला क्वेश्चन, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर ये मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं या मूल कर्तव्य, तो कहाँ से हमने ये लिए हैं मूल कर्तव्य, तो ये रूस से लिए हैं या USSR से लिए हैं। तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य टोटल अगर हम कुल अभी वर्तमान में देखें तो कुल कितने मौलिक कर्तव्य है, कुल अभी 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। और ये मूल संविधान में ये मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। ये मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं कब, तो कब जोड़े जाते हैं, एक समिति बनती है कौन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो ये पहले भी कई बार आ चुका है, और इनकी अनुशंसा पर ये जोड़ा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर शुरुआत में 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन जो 11वां वाला मौलिक कर्तव्य होता है वो बाद में यहाँ पे जोड़ा जाता है। और 11वां वाला जो मौलिक कर्तव्य होगा वो किस संशोधन के द्वारा, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002। तो इसके द्वारा ये 11वां मौलिक कर्तव्य यहाँ पे जोड़ा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर ये 11वां वाला जो होगा वो अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि अपने जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक के, तो उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना वो उनका कर्तव्य होगा। तो यहाँ पर हमें ढूंढना है इन 11 कर्तव्यों में से कौन सा यहाँ पर नहीं है। तो जैसे पहला वाला है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन, तो ये क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित है। दूसरा वाला देर का स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखना है और उनका पालन करना है, तो ये भी मौलिक कर्तव्यों में होगा।
लेकिन यहाँ पर जो सी वाला है अस्पष्टता मिटाने की और प्रयास करें, तो ये सी वाला मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी था। ठीक है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन वगैरह, तो ये भी क्या था, मौलिक कर्तव्यों में समाहित है। तो है 11 के 11 मौलिक कर्तव्य याद है। बाकी इसके अलावा संविधान का पालन करना है, उसके राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान वगैरह ये सारा इसमें है। इसके अलावा और क्या है? तो याद करना है। 33 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर था क्या? ग्रेनविल ऑस्टिन। और इनकी एक हमने पुस्तक भी देखी थी, ग्रेनविल ऑस्टिन की एक बुक थी, वो थी कौन सी? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये भारत के संविधान को कहते हैं कि एक सूक्ष्म चित्र की संज्ञा ग्रेनविल ऑस्टिन देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था बी वाला। तो ये भी कहते हैं कि संविधान क्या थी? संविधान सभा कांग्रेस थी और संविधान ही क्या था? भारत था। तो इस प्रकार से भी ग्रेनविल ऑस्टिन ये कहते हैं। बाकी ये भारतीय संघवाद को किस प्रकार का संघवाद कहते हैं? सहकारी वाला। अगला है इसमें 34 वाला क्वेश्चन। 34 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन फर्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे इसकी आत्मा कहा था। तो ये क्या हो जाएगा? कथन ए सही हो जाएगा कि संविधान का जो आर्टिकल 32 है वो अंबेडकर उसे क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। अगर पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो फिर वहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वहां पर प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन स्पेशली अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम पूछा जाएगा कि इन्होंने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है, तो तब वहां पर राइट आंसर यानी कि 32 वाला हो जाएगा। तो ये पहला वाला कथन क्या है? सही है। दूसरा दे रखा कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो ये सही हो जाएगा, कारण आर। तो यानी कि जब ये मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा? संविधान की आत्मा इसे कहा है। तो यानी कि ए और आर दोनों कथन क्या हो जाएंगे? यहाँ पे सही हो जाएंगे, और आर क्या हो जाएगा? ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो इसका आंसर है कौन सा? ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? अनुच्छेद 243 का जेड डी। तो यानी कि ये सारे के सारे जो आर्टिकल है ये किस भाग में होगा? भाग कौन सा होगा? भाग 9 का बी या 9 का ए? 9 का ए में होगा। 9 के ए में जो नगर पालिकाएं वगैरह हैं, नगर निकाय हैं, तो उसी आर्टिकल में ये है। जो 9 का बी है वहां पर सहकारी समिति वगैरह उसका प्रावधान हो जाएगा। तो आर्टिकल 243 कहां से ये शुरू होता है? 9 का ए वाला 243 का पी से, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। तो यहां तक भाग 9 का ए होगा। और ऐसे ही भाग 9 की अगर हम बात करें तो इसमें पंचायतों के बारे में प्रावधान होता है। तो वहां पर आर्टिकल कहां से कहां तक होता है भाग 9 में? तो यहां पर हो जाएगा 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, तो ये पंचायतों से संबंधित भाग 9 है, ये नगर निकायों से संबंधित है। तो इसी भाग में आर्टिकल जेड डी जिला योजना समिति, जो जिले के लिए योजनाएं वगैरह बनाने की एक समिति है, तो वो अनुच्छेद 243 के जेड डी में हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, बाकी कौन कौन से संविधान संशोधन इसके लिए हुए थे? तो कौन सा संविधान संशोधन होता है इसके लिए? तो 74 संविधान संशोधन होता है, और ये होगा 1992 में या 93। अगला है इसमें 36 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो मौलिक या अधिकारों की अगर हम बात करें, जैसे मौलिक अधिकार ही है, तो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं जो केवल और केवल किसको प्राप्त हैं? भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। तो वो हो जाएंगे कौन से? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये आर्टिकल केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो जैसे यहीं पर विधि के समक्ष समता आर्टिकल किस में आता है? 14 में आता है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 15 में आएगा, भेदभाव 15 में आएगा। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की, तो ये आर्टिकल 19 में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि हाँ, तो चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो विदेशियों को प्राप्त नहीं होगा, यानी कि जो भारत का नागरिक होंगे उन्हीं को ही प्राप्त होगा। तो इसका जो राइट आंसर था कि कौन सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, तो 2, 3, 4, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। दूसरा, तीसरा और चौथा, केवल और केवल फर्स्ट वाला ही सभी व्यक्तियों को प्राप्त होगा।
अगला है इसमें 37 वाला क्वेश्चन। 37 वाला क्वेश्चन है, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत संघ में इस दिन सम्मिलित किया गया था। तो ये हैदराबाद जो रियासत थी, अगर हम देखें भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उस समय लगभग 550 से अधिक क्या थी, उस समय रियासतें हुआ करती थी। तो सभी रियासतों को भारत संघ में विलय करवाया गया, लेकिन 3 रियासतों के नाम आते हैं, जैसे हैदराबाद वाली होगी, हैदराबाद के अलावा जूनागढ़ हो गया, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 3 रियासतें हैं, ये उस समय सम्मिलित नहीं हुई, बाद में इनको सम्मिलित किया गया। तो जैसे यहाँ पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर का भारत में जो विलय होता है तो वो किस आधार पर होता है, वो विलय पत्र के माध्यम से होता है। जम्मू कश्मीर के जो राजा होते हैं, राजा हरि सिंह, तो वो भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। तो इसका जो विलय होगा वो विलय पत्र के माध्यम से भारत में सम्मिलित होगा, विलय पत्र के माध्यम से भारत में सम्मिलित होता है। राजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। और ये किस दिन सम्मिलित होगा, तो ये होता है 26 अक्टूबर 1947। जो जम्मू कश्मीर होता है उसका विलय भारत में 26 अक्टूबर 1947 को होगा। ठीक है। दूसरा, अगर जैसे हम जूनागढ़ की बात करें, जूनागढ़ जो होता है वो किस आधार पे भारत में सम्मिलित होता है, तो ये जनमत संग्रह यहाँ पे करवाया जाता है। वहाँ पर जनमत संग्रह, वहाँ के लोगों को पूछा जाएगा कि आप भारत में सम्मिलित होना चाह रहे हैं या पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया जाता है। गुजरात क्षेत्र में ये पड़ेगा, जूनागढ़ वाला रियासत। तो यहाँ पर जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में विलय। अंत में आती है हैदराबाद रियासत, यानी कि जूनागढ़ वाली भी ये 1948 में ये सम्मिलित होती है भारत संघ में। हैदराबाद वाली जो रियासत थी, तो यहाँ के जैसे प्रमुख के रूप में यह हैदराबाद रियासत, वहाँ पे निजाम हुआ करते थे। तो वहाँ के निजाम यानी कि इन्होंने भारत संघ में विलय करने से मना कर दिया। फिर वहाँ पर ये क्या करते हैं, हैदराबाद के जो निजाम होते हैं वो जो वहाँ पर हिंदू लोग थे उनके साथ अत्याचार वगैरह भी वहाँ पर उस समय होता है। ठीक है, हैदराबाद रियासत में। और यहाँ पर एक हैदराबाद के निजाम की एक सेना आती है, उसका नाम भी पूछा जाता है। तो हैदराबाद के निजाम की एक सेना थी जो हिंदुओं पर अत्याचार वगैरह वहाँ पर कर रही थी। तो कौन सी थी वो है, उसका नाम क्या था, तो उसके कहते हैं रजाकार, रजाकार कहते हैं ना। तो ये वहाँ की सेना, इसके द्वारा हिंदुओं पर वहाँ पर अत्याचार वगैरह करवाया जाता है। बाद में भारत की जो सेना होती है वो हैदराबाद क्षेत्र में वहाँ अपना अभियान चलाती है, और उस अभियान को कहते हैं क्या, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, उसे कहते हैं ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से ही हैदराबाद रियासत को यानी कि भारत संघ में मिलाया जाता है। तो यानी कि यहाँ पर इसे कहेंगे हम किस आधार पर ये भारत संघ में विलय हुआ, तो सैन्य कार्यवाही के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे सेना को भेजा जाता है, ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है, और इसी आधार पे हैदराबाद रियासत का भारत संघ में विलय होता है। ठीक है, तो आपको ऑपरेशन पोलो ध्यान रखना है, रजाकार ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका भारत संघ में जो विलय होगा तो वो हो जाएगा 17 सितंबर 1948। इस दिन किसी का जन्म दिवस भी आता है 17 सितंबर को। हाँ, तो मोदी जी का बर्थडे आता है 17 सितंबर को, तो उससे याद रखना है। हाँ, उत्तराखंड में भी। तो सी उन्हीं का मुख्यमंत्री का है। ठीक है, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें 38 वाला क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित निम्न में से कौन से कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से सत्य इन कथनों में से बताना है। तो पहला है इसमें, आंतरिक संरचना को सियाल, सीमा और निफे में विभाजित स्वेश नामक वैज्ञानिक ने किया गया है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी होगी आपने, आंतरिक संरचना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आंतरिक संरचना 3 भागों में अगर रासायनिक रूप से देखें, एक तो आता है कि क्या कहते हैं, रासायनिक रूप से अगर देखें तो इसको कहते हैं क्या, सियाल, इसको कहते हैं क्या, सीमा, और इसे कहते हैं निफे। तो ये 3 भागों में यहाँ पे रासायनिक रूप से स्वेश नामक वैज्ञानिक बांटता है। और वैसे इसका नाम क्या होता है, भूपरपट्टी, आवरण और कोर, इस प्रकार से आता है ना वैसे नाम। भूपरपट्टी या जिसे कहते हैं क्या, क्रस्ट। भूपरपट्टी हो गया, आवरण हो गया, और कोर या केंद्र हो गया, कोर। तो यानी कि इसे क्रस्ट, मेंटल और कोर इस प्रकार से भी कहते हैं। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। लेकिन अगर रासायनिक रूप से देखा जाए 3 भागों में, तो ये स्वेश नामक वैज्ञानिक इसे 3 भागों में बांटता है। तो इस क्षेत्र में अगर देखें, सियाल क्यों कहा गया, तो यहाँ पर सिलिकॉन और किसकी अधिकता होती है, एल्युमिनियम की अधिकता होती है। तो यानी कि इससे मिलकर Si और Al से मिलकर सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, तो ये सियाल बन गया। ऐसे सीमा क्षेत्र में तो यहाँ पे क्या होगा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, Mg, तो इसकी अधिकता के कारण इसे सीमा कहा गया। और निफे यानी कि यहाँ पर क्या होगा, निकिल, Na और Fe, निकिल और फेरस। ठीक है, लोहा। तो निकिल और फेरस की अधिकता होने के कारण इसे निफे कहा गया। तो इसलिए इसे सियाल, सीमा, निफे रासायनिक रूप के आधार पर ये स्वेश नामक वैज्ञानिक बांटता है। तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है कि सर्वाधिक आयतन मेंटल क्षेत्र द्वारा घेरा गया। तो यानी कि जो बीच वाला क्षेत्र है, आवरण वाला,
तो यहीं पर सबसे ज्यादा आयतन लगभग 84% के करीब यहाँ पे इसका वॉल्यूम आयतन यहाँ पे आवरण क्षेत्र का होगा, तो ये भी सही हो जाएगा। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है। तीसरा वाला देखा कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में? भूप्रपट्टी यानी कि जो क्रस्ट वाला क्षेत्र है, तो क्रस्ट यानी कि पृथ्वी का जो ऊपर वाला सरफेस वाला क्रस्ट वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जा रहा है? तो ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, न कि नाइट्रोजन। ऑक्सीजन होता है, और लगभग कितना प्रतिशत होता है ऑक्सीजन? तो ये 46% ऑक्सीजन यहाँ पे क्रस्ट वाले क्षेत्र में, भूप्रपट्टी क्षेत्र में वहाँ पर होगा। और अगर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन कहाँ पे सर्वाधिक होता है? तो वो वायुमंडल में होगा, एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर भूप्रपट्टी पूछा गया है, न कि वायुमंडल पूछा गया। हाँ आएगा वो भी, 78%। अगला है पृथ्वी के कोर वाले क्षेत्र में निकिल व फेरस की अधिकता होती है। तो ये अभी हमने देखा कि कोर ये वाला क्षेत्र है, तो कोर क्षेत्र में निकिल और फेरस की अधिकता होती है, तो ये सही होगा। तो ये सही है, लेकिन ये वाला तीसरा वाला गलत हो जाएगा। तो जहाँ पर भी 3 है, तो 3 यहाँ पे है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर है गलत है, यहाँ पे गलत, तो एक ही जगह है जहाँ पे 3 नहीं है। ठीक है, तो अगर ये 3 वाला आ रहा है तो सीधे सीधे राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला इसमें 39 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है इसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर के द्वारा दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कि ये कहते हैं कि पहले क्या थे, सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। अभी जैसे हम महाद्वीप देखते हैं ना, अलग अलग, टोटल कुल कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं, तो वो अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं। तो वैगनर कहते हैं कि सारे महाद्वीप पहले क्या थे, एक साथ थे, और उसको इन्होंने कहा क्या, क्या नाम दिया उन्होंने? जैसे पेंजिया कहा, ठीक है, पेंजिया उसे कहा गया। फिर उसमें कहा कि इसका उत्तरी वाला क्षेत्र क्या था, उसे कहते थे क्या? अंगारा लैंड। जो उत्तरी वाला क्षेत्र, जैसे अभी हम कहते हैं कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो इन्होंने कहा कि जो ऊपरी वाला क्षेत्र है उसे अंगारा लैंड, और नीचे वाला जो है उसे कहते हैं, दक्षिण वाला उसे गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड। तो इस प्रकार से इन्होंने 2 भागों में, बाकी इसके बीच में कहा कि एक सागर था, ये पढ़ा होगा आपने, कौन सा सागर था? तो तैतीस सागर, जहां पर आज क्या बन गया है, जहां पर आज हिमालय है, जो उत्तराखंड वगैरह ये पूरा हिमालयी क्षेत्र आता है, तो यहाँ पर पहले कहते हैं कि 33 सागर था, और बाकी इसके चारों ओर जल वाला क्षेत्र था, उसे कहते थे क्या? उस जल वाले क्षेत्र को पैंथालासा उसे कहते थे। तो ये अलग अलग ये कहा है किसने? वैगनर ने। ठीक है, तो इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन, धीरे धीरे वहाँ पे जो प्लेटें वगैरह है अंदर की ओर वो खिसकती गई, प्लेटें एक दूसरे पे धक्का मारना इस प्रकार से शुरू किया, तो ये फिर महाद्वीप वगैरह है वो धीरे धीरे दूर होते चले गए। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय विस्थापन वैगनर के द्वारा दिया गया, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है इसमें कि कुल अक्षांशों की संख्या 179 होती है। तो कुल अक्षांश यानी इनको कहते हैं क्या? लैटिट्यूड लाइन। अक्षांश अगर हम बात करें, अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से होंगी, तो यहाँ पर इस प्रकार से, यानी कि ईस्ट से वेस्ट के लिए, वेस्ट से ईस्ट के लिए ये क्या होगी? लैटिट्यूड लाइन इनको कहते हैं। और जो लॉन्गिट्यूड होती है या देशांतर रेखाएं होती हैं, तो वो किस प्रकार से? वो खड़ी में हो जाएंगी, वो एक पॉइंट से एक पॉइंट ऐसे, तो ये पढ़ा होगा आपने सब। तो यहाँ पर कह रहा है कि 179 होती है, तो सही है या गलत हो जाएगा ये? है ये कहीं सही होगा? हाँ गलत ही है। तो कुल अक्षांशों की संख्या 179 नहीं होती है, बल्कि अगर देखा जाए कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 181 होगी। तो टोटल अगर बीच वाली, जैसे बीच वाली लाइन आती है उसे कहते हैं क्या? 0 डिग्री। इस 0 डिग्री के ऊपर जो क्या है? कुल अक्षांश है, तो यहाँ कितनी अक्षांश हो जाएंगी? 90 ऊपर है, और ऐसे ही नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी कितनी हो जाएंगी? 90 हो जाएंगी। तो यानी कि हम कहेंगे 90 + 90 + 0 वाली, तो टोटल ये कितनी हो जाएंगी? 181 ये हो जाएंगी, 181 होगी। तो कुल अक्षांशों की संख्या 181 है, न कि 179। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, अगर वहां पे लाइन पूछी जाएगी, कुल अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी 179। तो यहाँ पर रेखा नहीं पूछा गया है, लाइन नहीं पूछी गई, यहाँ पर केवल कुल अक्षांशों का नंबर पूछा गया है। तो रेखाएं यहाँ पर 179 कैसे कम हो जाएगी? हाँ, तो ये लास्ट वाले जो पॉइंट है, उत्तरी गोलार्ध वाला और दक्षिणी गोलार्ध जो लास्ट 90 डिग्री वाली जो वो है पॉइंट है, तो वो केवल लास्ट पॉइंट है, न कि वो लाइन है। लाइन क्या होती है हमेशा? हाँ, लाइन यानी कि 2 पॉइंटों को मिलाती है, इस प्रकार से ये लाइन होगी। और कहीं पर एक ही पॉइंट है तो वो लाइन उसे नहीं गिना जाएगा। तो लाइन में हमेशा 2 पॉइंट वहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये वाली है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो ये तो लाइन मानी जाएगी। जबकि यहाँ पे लास्ट पॉइंट है तो ये लाइनों में नहीं माना जाएगा।
तो आप बुक्स में पढ़ा होगा कहीं पर अलग अलग लिखे रहते हैं, लेकिन इसका सही वो हो जाएगा कि कुल अक्षांश अगर रेखाएं पूछी जाएगी तो वहां पर आंसर 179 होगा, और कुल अक्षांशों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो तब आंसर 181 हो जाएगा। तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा वाला है विश्व के सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागरीय बेल्ट में आते हैं। तो पैसिफिक जो ओशन वाला क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट उद्गार वगैरह वहाँ पर अधिक होते हैं, तो ये सही हो जाएगा। अधिकतर भूकंप वगैरह ये सारे जो जापान वगैरह हैं ये ठीक है, तो ये वाला पूरा क्षेत्र अधिकतर रिंग्स ऑफ फायर इसे ही कहा जाता है इस क्षेत्र को, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। 4 वाला है इसमें भूकंप तरंगे पृथ्वी के धरातल पर जहाँ सर्वप्रथम पहुँचती है तो उसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्र कहा जाता है। तो सही होगा या गलत, तो ये गलत हो जाएगा। ये अभी पिछले उसमें आया था। तो यहाँ पर क्या होता है, यानी कि ये अगर पृथ्वी का सरफेस है, इससे नीचे से भूकंप तरंगे अगर उत्पन्न हो रही है तो जहां से उत्पन्न होगी उस पॉइंट को कहते हैं क्या, उसे कहेंगे अभिकेंद्र, अभिकेंद्र उसे कहेंगे। और जहां पर पृथ्वी में सबसे पहले जिस पॉइंट पे सबसे पहले पहुंचेगा तो उसे कहेंगे क्या, अधिकेंद्र, अधिकेंद्र बताया था ना, अधिकेंद्र और अभिकेंद्र, ये भीतर अंदर हो जाएगा, ये अधिकेंद्र धरती बाहर हो जाएगा। या इसे एपिसेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र को, ऊपर वाले को एपिसेंटर, और इसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, मूल कहते हैं, या हाइपोसेंटर भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो फोकस, मूल, ये अंदर वाला हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये चौथा वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल पर जहाँ सर्वप्रथम पहुँचती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे एपिसेंटर, अधिकेंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर अभी दे रखा तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर अधिकेंद्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, केवल और केवल फर्स्ट और थर्ड, केवल केवल 1 और 3, तो ए वाला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें 40 वाला क्वेश्चन है, कौन सा वाला, वर्षाई की संधि वाला? अच्छा, असत्य पूछा गया है। चल, तो इसमें से बताना है, असत्य कथन बताना है, ठीक है। तो असत्य कथन में क्या हो जाएगा, तो केवल और केवल एक तो ये हो जाएगा और दूसरा 4, तो 2 और 4 सही होंगे, तो डी इसका राइट आंसर होगा। इसमें असत्य बताना है, तो एग्जाम में ये भी देखना है कि ये सत्य बोल रहा है या असत्य पूछ रहा है, ठीक है। अगला इसमें 40 वाला क्वेश्चन, वर्षाई की संधि का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर था वर्षाई, अगर हम देखें तो वर्षाई कहाँ पड़ेगा, तो ये फ्रांस में पड़ेगा, फ्रांस में। और ये वर्षाई की जो संधि होती है ये होती है 28 जून 1919 में, ठीक है। और ये जो संधि होगी, यानी कि प्रथम जो विश्व युद्ध चलता है, प्रथम विश्व युद्ध चलता है 1914 से लेकर और 1918 तक चलेगा, ये 4 वर्षों का चलता है प्रथम विश्व युद्ध। तो इसी संधि के लिए, इसी के लिए प्रथम विश्व में लड़ने वाले राष्ट्रों के बीच शांति लाना, तो इसी के लिए ये वर्षाई की संधि हुई थी 1919 में। तो यानी कि जर्मनी हो गया और जो मित्र राष्ट्र थे उनके मध्य ये संधि यहाँ पे होती है, जर्मनी व मित्र राष्ट्रों के मध्य ये संधि यहाँ पे होगी, ठीक है, मित्र राष्ट्रों के मध्य। तो इसका राइट जो आंसर था वो ए वाला इसका राइट आंसर था, ठीक है। अगला इसमें 41 वाला क्वेश्चन, निम्न में से किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो डायमेकस किसके समय में आया था? तो इसका राइट आंसर था बी, बिंदुसार। ये तीनों के तीनों मौर्य काल के शासक हैं। तो बिंदुसार के समय में सीरिया का जो शासक होता है एंटियोकस फर्स्ट, तो उस है? हाँ हाँ, इसी का बेटा था, हाँ। तो एंटियोकस फर्स्ट ये सीरिया के नरेश होते हैं, तो यही इनके राजदूत के रूप में आता है कौन, डायमेकस भारत। तो बिंदुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज किसके समय में आएगा? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आएगा, और वो किसके राजदूत के रूप में आता है? तो वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आता है। तो इसका राइट आंसर था बी वाला, राइट आंसर था। अगला इसमें 42 वाला क्वेश्चन कि किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी डायरी में दिया है? तो इसका राइट आंसर है कौन सा? सी वाला इसका राइट आंसर था, बाबर। जैसे इसकी आत्मकथा जो होती है, बाबर की आत्मकथा होगी कौन? बाबरनामा, बाबरनामा। तो यानी कि इसमें ये लिखता है, और बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? ये स्वयं बाबर ने लिखी थी। किस भाषा में थी ये तुर्की भाषा में थी, तुर्की भाषा में, ठीक है। और बाद में इसका अनुवाद किसके समय में होता है? अकबर के शासनकाल में इनका अनुवाद होता है फारसी भाषा में। तो उस समय कौन इसका फारसी में अनुवाद करता है? अब्दुल रहीम खान खाना करते हैं ना, अब्दुल रहीम, ठीक है, वही करते हैं। तो अकबर के समय में इसका फारसी में अनुवाद वहाँ पे होता है। तो इसका राइट आंसर ये था, ठीक है।
खत्म कर दिया। अब ये अगला है इसमें 43 वाला क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर इसके राइट आंसर हो जाएंगे कौन? दीनबंधु मित्र। ठीक है, तो ये एक बंगाली नाटक के रूप में ये लिखते हैं। जो उस समय नील की खेती होती थी, जो यूरोपीय ब्रिटेन यहाँ ब्रिटिश यहाँ पे थे, तो वो जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। ठीक है, जैसे चंपारण वगैरह आंदोलन भी देखा होगा, वो उसी पर आधारित था। तो यहाँ पर नील की खेती के विरोध में या उस पर दुर्दशा पर ये नाटक लिखा गया था, नील दर्पण, यानी कि एक बंगाली नाटक था, ये बंगाली नाटक के रूप में है। तो ये होता है कब? कब लिखते हैं? 1858 1859। इस समय इसे लिखेंगे दीनबंधु मित्र नील दर्पण को। और आगे चलकर यही जो बंगाली नाटक नील दर्पण है, ये क्या होता है? बंगाल में जो नील क्रांति होती है, ठीक है, इंडिको इसे कहते थे ना, नील को, तो इसी बंगाली नाटक आगे चलकर ये क्रांति नील क्रांति जो होती है बंगाल में, तो उसका ये आधार बनती है। तो आगे चलकर क्रांति होती है कब? 1859 में। तो ये नील क्रांति होगी, नील क्रांति कहते हैं इसे। तो इसके नायक कौन होते? कौन इसका नेतृत्व करने वाले होते हैं? हाँ, तो इसके होते हैं दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। वही होते हैं दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दो है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था बी। तो इसी के आधार पे आगे चलकर जो ये क्रांति होती है 1859 में, ये यहाँ पर होती है। ठीक है, अगला इसमें 44 वाला क्वेश्चन है, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। तो यहाँ पे सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि जो रिजर्व क्या है? सीटें हैं। तो रिजर्व जो लोकसभा में जो सीटें होती हैं, आरक्षित जो सीटें होती हैं, तो यहाँ पर केवल किस किस के लिए प्रावधान है? तो एससी के लिए प्रावधान है, एससी के लिए रिजर्व सीटें हैं, एसटी के लिए रिजर्व सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पिछड़े वर्ग हैं, ओबीसी है, तो उनके लिए लोकसभा में रिजर्व सीटें का प्रावधान वहाँ पे नहीं किया गया है। तो केवल और केवल इसमें क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया है? किससे संबंधित नहीं है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओबीसी के लिए यहाँ पे प्रावधान नहीं है। ठीक है, और जैसे अगर हम देखें एससी और एसटी के लिए लोकसभा में जो रिजर्वेशन है, तो कौन से आर्टिकल में ये प्रावधान है? 329 या 330 है ना, 330 में। तो आर्टिकल 330 में एससी और एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों का प्रावधान है। ऐसे ही अगर विधानसभा में एससी और एसटी के लिए रिजर्व सीटें, तो वो कहाँ पर हो जाएगा? 332 में हो जाएगा, आर्टिकल 332 में। तो यहाँ पर विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उसका प्रावधान हो जाएगा। और अभी अगर वर्तमान में देखें, एससी के लिए कितनी रिजर्व सीटें हैं लोकसभा में? 84 है, और एसटी के लिए कितनी है? तो यहाँ पर 47 हो जाएंगी। तो ये लोकसभा में अभी आरक्षित रिजर्व सीटें ये हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था ए वाला। अगला यहीं पे देख लो 45 वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर क्षुद्र नहीं, ये शुद्र नहीं क्षुद्र होना था, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड जिसे कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, आपने पढ़े होंगे जो सोलर सिस्टम, तो उसमें मंगल और जो बृहस्पति होते हैं। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति इस प्रकार से होते हैं ना ये। तो सबसे पहले कौन सा होता है? सूर्य से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आता है बुध। ठीक है, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आता है कौन है? बुध शुक्र, पृथ्वी आता है, उसके बाद फिर आता है मंगल। ठीक है, और उसके बाद आएगा बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण हो गया, और उसके बाद आता है लास्ट कौन सा? वरुण। तो यानी कि एक तरफ इसमें क्या होता है? इन ग्रहों को कहते हैं क्या? प्रथम 4 वाले इनको इनर प्लेनेट कहते हैं, आंतरिक ग्रह इनको कहते हैं। और जो अंत वाले 4 हैं, हाँ, या पार्थिव ग्रह इसे कहते हैं। और जो अंत लास्ट वाले हैं इनको कहते हैं बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह। ठीक है, या जोवियन प्लेनेट इनको कहते हैं, बाहर वाले। तो यानी कि इनके बीच में ही ये चक्कर लगाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में ही ये चक्कर लगाते हैं। तो आंतरिक ग्रह एक तरफ है, बाह्य ग्रह एक तरफ है, तो इनके बीच में यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर था सी वाला, मंगल और बृहस्पति के मध्य। ठीक है, अगला इसमें 46 वाला क्वेश्चन, 46 वाला क्वेश्चन है। हाँ, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इन दरों को लगाना है। ठीक है, तो पहला है, आज बहुत आंसर दे रहा है, क्या बात है? आता है, तो कितनी नंबर आई थी परसों? तो पहला इसमें लिपलेख दर्रा, लिपलेख दर्रा ये तो पता होगा कहाँ है? ये उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य, या उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य। तो ए का 4 था, तो ए का 4 कहाँ पर है? तो इन 3 ऑप्शनों में ए का 4 है। तो पहला वाला तो आंसर, ये ऑप्शन ही इसमें बाहर हो गया।
ठीक है, ये तो अगर आ जाएगा। नाथुला दर्रा है कहाँ, सिक्किम में, तो ये भी किसके मध्य होगा, भारत और तिब्बत के मध्य ये हो जाएगा। ठीक है, तो बी का ए, तो बी का ए अगर देखोगे तो इसमें 2 ऑप्शन है, तो दूसरा वाला ऑप्शन भी इसमें गलत हो जाएगा, इन 2 सी और डी में से एक होगा। जोजिला दर्रा कहाँ पड़ेगा, जोजिला पड़ेगा कहाँ, जम्मू कश्मीर में, तो ये भी क्या करेगा, जम्मू जो कश्मीर घाटी है उसको लद्दाख क्षेत्र से जोड़ने का काम करता है। तो जोजिला सी का 2, तो सी वाला जो ऑप्शन है उसमें ये मिल जाएगा। बाड़ा लाचा दर्रा, तो ये पड़ेगा कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी लाहौल स्पीति वाला जो क्षेत्र है हिमाचल में, उसको लेह लद्दाख क्षेत्र से जोड़ने का काम करता है। तो डी का हो जाएगा 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें 47 वाला क्वेश्चन है, वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो यहाँ पर दूसरी पूछी गई है, ठीक है, पहली नहीं पूछी गई है। अगर पूछा जाता कि सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस कौन सी है, तो फिर आंसर क्या हो जाता है, तो फिर अक्रिय में ऑर्गन आ जाता। ठीक है, तो जैसे इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का प्रतिशत है कितना, 78%, तो सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का ही है 78%, लेकिन यहाँ पे दूसरा पूछा गया है ना कि पहला, तो यहाँ पे सीधे ऑप्शन ए नहीं लगाना था। तो दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतिशत है कितना, 21%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है कितना, कितना है, ये तो 0.03 या 003 है। जब ऑप्शन आते हैं ना एग्जाम में, तो वहाँ पे 003 तो 03, ऑर्गन का है 0.93। ठीक है, तो ये वायुमंडल में अलग अलग जो गैसें हैं उनका प्रतिशत है। तो दूसरे नंबर का पूछा गया है, तो दूसरे नंबर का हो जाएगा ऑक्सीजन। अगर पूछा जाएगा कि ऑर्गन ये सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस, तो वहाँ पर ऑर्गन अक्रिय गैसों में गिना जाता है, तो अक्रिय गैसों में ऑर्गन आंसर होता है इसमें। तो इसका राइट आंसर था बी वाला, सही था। अगला है इसमें, निम्न में से किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो ये कहा जाता है किसको, पर्ल ऑफ साइबेरिया, तो बेकाल झील को, बेकाल झील। तो बेकाल झील कहाँ पड़ती है, रशिया में ही पड़ेगी। और ये क्या है, सबसे गहरी झील भी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बेकाल झील ही है, तो इसी को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। जैसे अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ी झील विश्व की कौन सी है, तो सबसे बड़ी झील यानी कि कैस्पियन सागर हो जाएगा, ये सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील। अगर पूछा जाए ग्रेट बेयर जो लेक है ये कहाँ है, तो ग्रेट बेयर लेक कहाँ पड़ेगी, हाँ, यूएसए कनाडा, ये कनाडा वाले क्षेत्र में पड़ेगी, है ना, कनाडा ये। ठीक है, विक्टोरिया झील कहाँ पड़ेगी, तो ये अफ्रीका में पड़ेगी। ये 3 देशों की सीमा बनाती ना, युगांडा, केन्या और तंजानिया। ठीक है, तो ये अफ्रीका में पड़ेगी, युगांडा, केन्या और तंजानिया देशों में। ठीक है, विक्टोरिया झील। तो इसका राइट आंसर था सी वाला, सही था। अगला इसमें 49 वाला क्वेश्चन, निम्न में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। तो कौन सी जलधारा थी, तो ये है कौन सी, एल नीनो जलधारा, एल नीनो जलधारा। ठीक है, पेरू जलधारा की अगर हम बात करें तो ये कहाँ उत्पन्न होगी, पेरू जलधारा, हाँ, पेरू वाले क्षेत्र, यानी कि पेरू कहाँ पड़ेगा, है, यानी कि जो दक्षिण क्या है अमेरिका है उसके पश्चिमी तट पे पड़ेगा पेरू। तो इसी क्षेत्र में एल नीनो जलधारा भी इसी क्षेत्र में यहाँ उत्पन्न होगी। तो ये वाली ठंडी होगी ना, पेरू जलधारा ठंडी है। ये कैलिफोर्निया की जलधारा ये कहाँ उत्पन्न होगी, तो ये जो उत्तरी अमेरिका है उसके पश्चिमी तट पे। ठीक है, पश्चिमी तट पे। तो ये भी किस प्रकार की है, ठंडी जलधारा है ये। एल नीनो की जलधारा ये गर्म जलधारा है। ठीक है, गर्म जलधारा। और गल्फ स्ट्रीम भी किस प्रकार से है, तो ये भी गर्म जलधारा है। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहाँ उत्पन्न होती है, तो ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे। ठीक है, पूर्वी क्षेत्रों में उत्पन्न होगी एल नीनो की जलधारा। और एक आती है ला नीनो की जलधारा, सुना होगा ना, एल नीनो, ला नीनो। तो इसका क्या भारत में भी कुछ प्रभाव है, एल नीनो हो गया, ला नीनो हो गया, ला नीनो। ठीक है, तो यानी कि क्रिसमस के आसपास ये जलधारा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे क्रिसमस के बच्चे की जलधारा भी इसे कहते हैं। तो एल नीनो जलधारा गर्म होगी, तो इसका भारत के मानसून पे प्रभाव पड़ता है कुछ। तो क्या होता है भारत का मानसून, क्या प्रभाव पड़ेगा एल नीनो की जलधारा से। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि गर्म है, तो उस क्षेत्र में जो चलने वाली जो हवाएं हैं, तो वहाँ पर वो हवाएं भी किस प्रकार से हो जाएंगी, वो गर्म हो जाएंगी। तो भारत में जो मानसून तेजी से जो आ रहा था, तो उस मानसून को कम करने का काम ये करेगा एल नीनो की जलधारा। तो यानी कि जो भारत में जितनी वर्षा होनी चाहिए थी उससे क्या होगी, कम वर्षा भारत में होगी, ऐसा होगा ना एल नीनो की जलधारा।
तो अगर आपने पढ़ा होगा गर्म ठंडा वगैरह हवाएं कैसे चलती हैं, ये गर्म हवाएं ठंडी हवाएं, तो यहाँ पर क्या होता है, तो इससे भारत में मानसून तेजी से जो आ रहा था वो थोड़ा धीमा हो जाएगा, तो ये प्रभाव पड़ जाएगा, और धीमे से आएगा तो वर्षा वगैरह उतनी मात्रा में नहीं होगी, है ना, हो सकता है सूखा वगैरह इस प्रकार से भी हो। तो एल नीनो ये है। लाल नीनो की बात करें तो यानी कि ये किस प्रकार की होगी, ये ठंडी जलधारा होगी, तो ये भी इसी क्षेत्र में एल नीनो के साथ इसी क्षेत्र में उत्पन्न होती है। तो ठंडी जलधारा ला नीनो है, तो इसका भारत के मानसून पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, जो मानसून भारत में आ रहा था तो वो मानसून, क्योंकि मानसून हमेशा कब आता है, यानी कि वहाँ की हवाएं क्या हो जाएंगी, ठंडी होंगी, और उत्तरी क्षेत्र में जहाँ भारत है वहाँ की हवाएं गर्म होंगी, तो नीचे वाले क्षेत्र से हवाएं ऊपर की तरफ आएंगी, तो जब ला नीनो जलधारा बहेगी तो वहाँ की हवाएं क्या हो जाएंगी, और ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी, यानी कि उनमें नमी की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो भारत की ओर जब प्रवेश करेंगी तो भारत में औसत से अधिक क्या हो जाएगी, फिर वर्षा हो जाएगी, और इससे बाढ़ वगैरह आने के भी, है ना, इस प्रकार से यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पर और अधिक वर्षा होगी, जितनी होनी चाहिए थी उससे और अधिक वर्षा होगी, ठीक है। तो ये प्रभाव एल नीनो और ला नीनो का भारत के मानसून पर भी पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था सी वाला। अगला इसमें 50 वाला क्वेश्चन, चोखा जल विद्युत परियोजना जो भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, ये किस नदी पर स्थित है, तो ये वांगचू नदी पर है, तो इसका राइट आंसर सी वाला था, वांगचू नदी पे, तो ये उसी क्षेत्र में है। अगला है 51 वाला क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी, तो ये कब की गई थी, तो 9 मई 2015 होगा इसका, 15 है ना, ये वाला राइट आंसर है। तो यहाँ पर अटल पेंशन योजना यानी कि 18 से जो 40 वर्ष के हैं, तो यहाँ पर पैसे वगैरह जमा करेंगे, बाद में क्या होगा, बाद में यानी कि जो पेंशन मिलेगी वो पेंशन मिलेगी कब, 60 वर्ष के बाद, तो 60 वर्ष पूरे होने पर आपको पेंशन दी जाएगी, जितने प्रकार से आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, पैसा लगाया होगा, तो उस आधार पे वो पेंशन मिलेगी, तो 60 वर्ष पूरे होने के बाद ये पेंशन मिलेगी, तो ये ए राइट आंसर था इसका। अगला है इसमें 52 वाला क्वेश्चन, निम्न में से गिफिन वस्तु से क्या तात्पर्य है, तो गिफिन वस्तु में क्या होती है, तो गिफिन वस्तुएं, तो यहाँ पर क्या होता है, जिनकी कीमत एवं मांग में अनुकूल संबंध पाया जाता है, ये वाला होगा, जिनकी मांग तथा उपभोक्ता की आय में प्रतिकूल संबंध होता है, तो इसका राइट आंसर ये वाला था, जिनकी कीमत एवं मांग में क्या होता है, अनुकूल संबंध होता है, यानी कि अगर किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ रही है, तो कीमत अगर कीमत बढ़ रही है तो कीमत बढ़ने पर क्या हो जाएगा, उसकी मांग क्या हो जाएगी, है उसके अनुकूल, मतलब कीमत अगर बढ़ रही है तो कीमत बढ़ने पर क्या हो जाएगी, मांग भी अधिक होती है, तो वो अनुकूल उसे ही कहेंगे ना, मांग अधिक, तो कीमत बढ़ने पर डिमांड अधिक, तो उसे कहेंगे क्या, अनुकूल, तो अनुकूल उसी को कहा जाएगा, न कि इसको कहा जाएगा कि मांग कम। तो कीमत बढ़ने पर अगर मांग बढ़ने पर मांग अधिक होगी, वहीं पर अगर कीमत घट रही है तो कीमत घटने पर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि इसी को कहते हैं गिफिन वस्तुएं, जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है और कीमत घटने पर क्या हो जाती है, डिमांड भी क्या हो जाती है, घट जाती है, तो यही अनुकूल कहा जाएगा। अरे जैसे किसी को चावल अधिक पसंद है ना, चावल खाना पसंद है, तो अगर महंगाई बढ़ेगी है, बढ़ेगी, तो आपको क्या करना है, चावल तो, क्योंकि चावल के बिना तो रहा नहीं जाएगा, तो चावल तो लेना ही लेना है, तो और चीज़ों पर क्या करेंगे आप, और चीज़ों पर पैसा कम इन्वेस्ट करेंगे, जो और चीज़ लेना है उसको कम करेंगे, लेकिन वहीं पर चावल को क्या कर देंगे, और अधिक बढ़ा देंगे, है ना, उसको अधिक ला देंगे, क्योंकि वो, हाँ, तो ये इसी प्रकार से है। तो अनुकूल संबंध जहाँ पर होगा तो वो गिफिन वस्तुएं वहाँ पर वो हो जाएंगी। नोट हो गया सुबह है। अगला है इसमें 42 वाला क्वेश्चन, 53 वाला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी हो जाएगी, तो एक तो यहाँ पर है कृषि की प्रधानता, तो कृषि की प्रधानता यहाँ पे सही हो जाएगा कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि की प्रधानता है। दूसरा इसमें उद्योगों की प्रधानता, तो ये वाला है या नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे उद्योगों की ओर भी भारत बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो मुख्य रूप से कृषि की ही प्रधानता भारत में है, ठीक है, भले ही उद्योगों की ओर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी अगर हम देखें तो ये गलत इसमें आ जाएगा, तो पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। अगला है न्यून प्रति व्यक्ति आय, तो यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है वो अभी भी कम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला है फोर्थ वाला है वृहद बेरोजगारी, तो बेरोजगारी अधिक है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके जो राइट आंसर क्या पूछा गया है कि सही उत्तर को चुनिए, तो सही उत्तर कौन कौन से हो जाएंगे, तो फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, सेकेंड नहीं होगा, थर्ड, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, तो कौन से उसमें है, ये वाला
बी वाले में, अरे यहाँ पर ये आ गया ना, ये वाला था वैसे ही, ये एक साथ वो आ गया वो, तो इसका बी राइट आंसर था। अगला है 54 वाला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में पुलिस और लोक व्यवस्था विषयों का किसके तहत रखा गया? तो पुलिस और लोक व्यवस्था किसके अंतर्गत होंगे? तो ये राज्य सूची के विषय यहाँ पे हो जाएंगे। पुलिस राज्य सूची का विषय है, कारागार राज्य सूची का विषय है, इस प्रकार से। तो अभी वर्तमान में कितने हैं राज्य सूची के विषय? 61, अभी 61 है ना, और मूल संविधान में कितने थे पहले? तो वहाँ पे 66 थे, अभी 61 है। अगर वहीं पे संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में कितने हैं? अभी 100 है, और पहले कितने थे? पहले 97 थे। समवर्ती सूची में कितने हैं? तो यहाँ पे 52 हैं, और पहले कितने थे? तो पहले 47। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है इसमें 55 वाला क्वेश्चन, क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका गलत आंसर दिया था, तो इसका वैसे अमेरिका कर देना, अमेरिका। अमेरिका अवशिष्ट के नहीं है, जो अवशिष्ट विषय होता है उस पर कानून कौन बनाता है? तो केंद्र उस पर कानून बनाएगा, संसद उस पर कानून बनाएगा। क्वाड देश क्या है? क्वाड जो ग्रुप है, यानी कि इसे चतुर्भुज संगठन जो कहते हैं, इसमें 4 देश हैं। तो 4 देश कौन कौन से हैं? तो यही 4 देश इसमें हो जाएंगे, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और जापान हो गया। तो ये 4 देशों का एक संगठन है, चतुर्भुज संगठन के नाम से इसे जाना जाता है। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ये किस लिए ये बनाया गया है? जो क्वाड है ये क्यों बनाया गया, या कब इसका गठन होता है? अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये शुरू में 2007 में, मतलब इसकी शुरुआत उस समय जापान के जो प्रधानमंत्री होते हैं शिंजो अबे, तो उनके द्वारा इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाया जाता है 2007 में। लेकिन फिर यहाँ पर क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल होता है, और चाइना ऑस्ट्रेलिया पर क्या होता है, वहाँ पे दबाव वगैरह, कुछ प्रतिबंध वगैरह वहाँ पे लगाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया इससे बाहर हो जाता है, ठीक है, इस क्वाड से। तो वास्तविक रूप से इसकी जो शुरुआत दोबारा से होती है, तो ये दोबारा से कब स्थापित होता है? तो ये 2017 में, ठीक है। तो औपचारिक रूप से 2007 में हुआ था, लेकिन वास्तविक रूप से जो इसकी स्थापना होती है क्वाड देशों की, तो वो 2017 में हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें 4 ही देश हैं। तो इनका मुख्य पर्पज जो होगा, तो हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, हिंद प्रशांत महासागर वाला जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर सुरक्षा वगैरह संबंधित के लिए बनाया गया है। हिंद पैसिफिक जो ओशियन वाला क्षेत्र है, क्योंकि आपको पता होगा जो चाइना है वो धीरे धीरे समुद्री जो क्षेत्र है वहाँ पर धीरे धीरे अपना कब्जा इस प्रकार से करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए उसी लिए ये बनाया गया, जो हिंद पैसिफिक ओशियन वाला क्षेत्र है, तो उसकी सुरक्षा के उद्देश्य से ये सारा बनाया गया, ठीक है। अगला इसमें 56 वाला क्वेश्चन, 2025 को संयुक्त राष्ट्र के किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? हिम संरक्षण वर्ष के रूप में, तो हिमनद संरक्षण। तो इसका राइट आंसर है बी वाला। इसके अलावा और भी है, तो और क्या क्या इसमें वो किया गया है? तो एक तो सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में, और दूसरा इसमें क्वांटम और प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो ये दोनों लिख देना, एक तो सहकारिता वर्ष के रूप में और दूसरा क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी वर्ष। एक अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, और दूसरा लिख देना क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी वर्ष, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पे हो जाएंगे। 2025 को जो मनाने की बात आई है, हिमनद संरक्षण वर्ष, सहकारिता वर्ष और क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाने की बात यहाँ पे आती है, ठीक है। अगला है इसमें 57 वाला क्वेश्चन, निम्न में से किसे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो कौन था? जॉन जम्पर, ठीक है। तो जॉन जो जम्पर है, ये वाला इसका सही था। इनको किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है? तो इनको रसायन के फील्ड में मिला है, न कि यहाँ पे अर्थशास्त्र के रूप में। अगर पूछा जाएगा शांति के रूप में किसे मिला है, शांति का जो नोबेल प्राइज है, तो ये मिला है किसे? निहान हिदाक्यो, जो जापान का एक संगठन है ना, जिसे दूसरा जो विश्व युद्ध होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उस समय जो जापान के लोग कुछ उसमें से बचे थे, जो परमाणु बम उस समय गिराया गया था अमेरिका के द्वारा जापान पे परमाणु बम, तो उनके द्वारा एक संगठन बनाया गया है। कौन सा वाला? निहान हिदाक्यो, क्या हिदाक्यो ऐसे है ना, इस प्रकार से। तो ये जापान का एक संगठन है, तो इसका इसी को क्या मिला है? शांति का नोबेल प्राइज यहाँ पे मिला है, ठीक है। और इसके अलावा साहित्य का किसे मिला है? अरे अभी पिछले क्लासों में देखा होगा, नहीं आया था? हांगकांग, हांगकांग, हांगकांग,
ठीक है, हांगकांग को क्या मिला है साहित्य का, हांगकांग, ठीक है। इन्हें कहाँ की है ये, है? दक्षिण कोरिया की। अरे सब पिछले क्लास में टेस्ट में आया होगा, नहीं आया था? तो इसका राइट आंसर था ए वाला, सही था। अगला इसमें 58 वाला क्वेश्चन है, सीपीयू के भीतर कौन से क्षेत्र में हाई स्पीड स्टोरेज एरिया है लेकिन स्टोरेज क्षमता सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर था कौन सा वाला, सी वाला इसका राइट आंसर था, रजिस्टर, ठीक है। अगला है 59 वाला क्वेश्चन, लिनक्स एक क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना था क्या है, तो ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका राइट आंसर था कौन सा वाला, सी वाला इसका राइट आंसर था, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें, है लास्ट वाला क्वेश्चन है क्या, हाँ, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फुल डुप्लेक्स, ठीक है, फुल डुप्लेक्स। तो इसमें क्या होगा, एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए, जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, है एक ही समय में दोनों जगह, जैसे क्या है, मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन पे आप बातचीत कर रहे हैं, तो दोनों जगह से एक ही समय में क्या हो सकता है ना। तो ये यहाँ इसका टेलीफोन वगैरह इसके उदाहरण हो सकते हैं, टेलीफोन, ठीक है। जैसे हाफ डुप्लेक्स क्या होगा, तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा नहीं भेजा जाता है, एक समय में एक ही जगह से डाटा भेजा जाता है। जैसे वॉकी टॉकी बोलते हैं ना उसे, वॉकी टॉकी, तो वो इसमें आ जाएगा हाफ डुप्लेक्स में, वॉकी टॉकी, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में एक ही समय में एक ही दिशा से डाटा भेजना, ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स में क्या होगा, यानी कि वहां पर क्या होगा, एक ही जगह से क्या आएगा, एक तरफा संचार जहां पे होगा, एक तरफा संचार, उसे कहेंगे सिंप्लेक्स, एक तरफा संचार। तो जैसे क्या है इसका उदाहरण, एक तरफा संचार जैसे टेलीविजन है, तो टेलीविजन में हो रहा ना, वहीं से तो बातें चीजें आ रही है, ठीक है, यहाँ से नहीं। तो जैसे इसका उदाहरण टेलीविजन है, ठीक है, या जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आपने कंप्यूटर पे कुछ दिया तो वो एक ही जगह से हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंप्लेक्स का उदाहरण हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो डी वाला इसका राइट आंसर था। कौन सा क्वेश्चन था, 61, ठीक है। देखो यहाँ पे देखना क्या पूछ रहा है ये, उत्तराखंड में स्थित संस्थान एवं उनकी स्थापना के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है, गलत छांटना यहाँ पे, ठीक है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक, ये कब का है, देहरादून वन संग्रहालय, ये है 1914 का, सबसे पुराना संग्रहालय है ये, ठीक। भारतीय वन अनुसंधान यानी कि FRI की बात कर रहा है ये, तो FRI 1906 में, कब का है ये, 1906। वैसे FRI वन तो पहले गया था, ठीक है, नाम हुआ FRI 1906 में। संस्कृत निर्देशालय देहरादून में, ये कब का है, 2001 का। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना, 62, गोरखों का कहाँ से है, अच्छा, गोरखाली का अर्थ है अत्याचारपूर्ण शासन। देखो एक बार क्वेश्चन आया था कि गोरखाली का मतलब क्या होता है, तो गोरखाली का मतलब क्या होता है, अत्याचार, ठीक है। तो यहाँ पे कथन और कारण दे रखा है, तो इसको मिलाना कैसे करते हैं क्वेश्चन, गोरखाली का अर्थ होता है अत्याचारपूर्ण शासन, ठीक है, और कारण में देखना कि गोरखों का शासनकाल अन्याय तथा अत्याचारपूर्ण था, ठीक है। यानी कि ये जो कारण है ये कथन से मैच कर रहा है, ठीक। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये मैच नहीं करता ना, अन्याय और अत्याचार नहीं होता, तो इसका आंसर क्या होता, फिर ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखना, उत्तर प्रदेश से लगे जनपदों का सही क्रम निकालना है, ठीक है। कौन कौन से उत्तर प्रदेश से लगे हैं भाई हमारे, ठीक। तो सबसे पहले देखना, देहरादून लगा है, ठीक है, हरिद्वार भी है, ठीक, पौड़ी भी है, उधम सिंह नगर भी है और नैनीताल भी है। पहला ही ऑप्शन मिल गया आपको, ठीक। अगर दूसरे ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर टिहरी लगता नहीं है, यहाँ पर चमोली लगता नहीं है, ठीक है, टिहरी आ गया फिर, ठीक। तो पहला ऑप्शन है। तो कितने जिले हमारे उत्तर प्रदेश से लगते हैं, 5 जिले। और अगर ऐसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड से लगते हैं, तो कौन से हैं, 7। तो 7 पता है कौन कौन से हैं, तो एक है सहारनपुर, सबसे पहले लिखना सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर, उसके बाद मुजफ्फरनगर, ठीक है, उसके बाद है बिजनौर, ठीक, उसके बाद कौन सा है, मुरादाबाद है, और एक है आपका बरेली,
और रामपुर, ठीक है, रामनगर नहीं है, रामपुर है और पीलीभीत, ठीक। तो ये आपके 7 जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वो हमारे उत्तराखंड से स्पर्श करते हैं और हमारे 5 जिले उत्तर प्रदेश से लगे हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं भाई, बताओगे कोई? उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा से लगे हैं? कितने लगे अंतर्राज्यीय सीमा से? उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा से लगे हैं? कितने? अंतर्राज्य 6 जिले, ठीक है। तो ध्यान रखना 6 जिले, उत्तरकाशी, देहरादून। उत्तरकाशी हो गया, 5 ये हो गए। अंतर्राज्य का मतलब अंतर्राष्ट्रीय नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक। चलो नेक्स्ट देखना, गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति रंगशाला शिविर। देखो ये आपने शायद वो वाला झांकी वाला समझा होगा, ठीक है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति रंगशाला शिविर में हुई प्रतियोगिता में उत्तराखंड की झांकी कलाकारों का देश में कौन सा स्थान मिला है? पहला। और अगर ये बोले कि 2025 में, है ना, 2025 में जो गणतंत्र दिवस पर झांकी थी उसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो उसमें कौन सा रहा है? तीसरा स्थान, ठीक है। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग है। गणतंत्र दिवस पर जो झांकी निकली है तो उसमें तीसरा स्थान है, और रंगशाला शिविर में जो हुआ था प्रतियोगिता उसमें प्रथम स्थान है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन 65, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। सुमेलित करना है यहाँ पर। दरबान सिंह नेगी को क्या मिला है? विक्टोरिया क्रॉस। कब मिला था? 1914 में, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत को मिला है आपको भारत रत्न, ये तो आपको पता ही है, कब का है? 1957 का, ठीक है। हंसा मनराल को मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये कब मिला है? 2001 को मिला है, ठीक है। और दीप जोशी को क्या मिला है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला है? 2009, ठीक है, दीप जोशी। और पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला है? चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में, ठीक है। तो इसका मिलान करो भाई, पहले का 3 है, फिर 4 है, ठीक है, 2, 3, 4, 2, 1, डी ऑप्शन, ठीक। इसका आंसर क्या था? डी ऑप्शन। चलो यहाँ पे देखना 66, खुमरी नामक पुरानी संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? भाई खुमरी का बता रहा है, किसमें है? जौनसारी में। और जो ये खुमरी होती है, ये पंचायत होती है, इसका जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं? सयाना, ठीक है। यहाँ पे बोक्सा की देखना, बोक्सा है ऑप्शन में, हाँ बोक्सा देखो, बोक्सा की जो पंचायत होती है उसे बोलते हैं क्या? बिरादरी, ठीक है। और इस बिरादरी का जो प्रधान मुखिया होता है उसे बोलते हैं प्रधान। बोक्सा जनजाति की जो पंचायत होती है, ठीक है, बिरादरी, उसका जो मुखिया होता है उसे बोलते हैं प्रधान। और ये प्रधान, इस बिरादरी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, ठीक है। बोक्सा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। और इन 5 सदस्यों में जो सबसे ताकतवर होता है भाई उसे बोलते हैं तख्त, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि बोक्सा जनजाति की बिरादरी का जो मुखिया होता है वो तख्त नहीं होता है, क्या होता है? प्रधान। तख्त क्या है? इन 5 जो होते हैं ना, जैसे एक प्रधान हो गया, एक तख्त हो गया, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है, सबसे ताकतवर होता है वो तख्त होता है, ठीक। भोटियाओं में पंचायत देखो, थारू में देखो पंचायत, थारू की पंचायत को भी क्या बोलते हैं? बिरादरी। और थारू की जो पंचायत होती है बिरादरी, उसका जो मुखिया होता है उसे बोलते हैं महतो, ठीक है। और इसी बिरादरी का सबसे निम्न जो होता है वर्ग वो होता है गांव होता है, ठीक है। और गांव में क्या होता है? परिवार होता है। तो परिवार के मुखिया को क्या बोलते हैं? परिवार के जो मुखिया होता है थारू जनजाति में उसे बोलते हैं गंदूर, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक। परिवार का जो मुखिया होता है थारू जनजाति में उसे क्या बोलते हैं? गंदूर। जबकि थारू जनजाति की जो बिरादरी होती है उसके मुखिया को बोलते हैं महतो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य का ज्ञानपीठ पूछ रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं पूछ रहा है ये, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के एकमात्र व्यक्ति कौन है? कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। कब मिला था? 1968। किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए, ठीक है, चिदम्बरा के लिए। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1960 में। किसके लिए? कला और बूढ़ा चांद, ठीक है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किसे? सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक। लीलाधर जगुड़ी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है भाई,
कब मिला है? 1997 में। किसके लिए? अनुभव के आकाश में चांद, ठीक, इस पुस्तक के लिए मिला था, इसके लिए, ठीक। और वीरेंद्र अग्रवाल को भी मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, कब मिला है? 2004 में, दृश्य चक्र की दृष्टा के लिए, ठीक है, ये भी देख लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68। सलानी, राठी, दसोलिया आदि बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है? आसान क्वेश्चन है, किस भाषा के अंतर्गत आती है? गढ़वाली। एक बार क्वेश्चन आया था कि सलानी कहाँ की बोली है? गढ़वाल की। गढ़वाल में भी कहाँ बोली जाती है? पौड़ी में। दसोलिया कहाँ बोली जाती है? चमोली में, ठीक है। राठी कहाँ बोली जाती है? पौड़ी में, ठीक। बाकी और भी बोलियाँ हैं, जैसे नगपुरिया है, ठीक है, राठी होगी आपकी, दसोलिया हो गई, ये कहाँ की है? गढ़वाल की है। कुमाऊँ की कौन कौन सी है भाई? जोहारी, अस्कोटी, ठीक है, सीरियाली, ठीक, फल्दकोटी, ठीक। तो ये सारी कुमाऊँ की बोलियाँ हैं, ठीक, मजकुमिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। कुमाऊँ परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तो पहला अधिवेशन पूछ रहा है भाई, तो कब हुआ था ये? 1917 में। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी ने, ठीक है। देखो कुमाऊँ परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, ठीक है। और कुल कितने अधिवेशन हुए? कुल अधिवेशन हुए थे इसके, अधिवेशन हुए थे कितने? 6 अधिवेशन हुए थे। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था? 17 में, 16 में नहीं हुआ था, 17 में। दूसरा कब हुआ था? 18 में, 1918 में। कहाँ पर हुआ था भाई, है किसी को पता? हल्द्वानी में। अध्यक्षता किसने की थी? तारादत्त गहरोला, ठीक है, गहरोला। तीसरा अधिवेशन 1919 में, कहाँ पर? कोटद्वार में। अध्यक्षता किसने की थी? बद्रीदत्त जोशी ने, ठीक। चौथा अधिवेशन 1920, कहाँ पर? काशीपुर में, ठीक। अध्यक्षता किसने की थी? हरगोविंद पंत ने। सारे के सारे याद होने चाहिए भाई, हरगोविंद पंत। पांचवा कब हुआ था? 1930 में। कहाँ पर हुआ था? टनकपुर है चंपावत में। और अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त पांडे ने। और लास्ट अधिवेशन जो हुआ था 1926 में हुआ था गनियादौली, अल्मोड़ा में पड़ता है ये, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता की थी मुकंदी लाल, ठीक। और जब ये अधिवेशन हो गया था उसके बाद कुमाऊँ परिषद को विलय हो गया था, कुमाऊँ कांग्रेस में इसका विलय कर दिया था, और कुमाऊँ परिषद आपकी समाप्त हो गई थी 1926 के बाद, ठीक। ध्यान रखना कहानी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? कौन थे प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष? क्या पूछ रहा है? निर्वाचित पूछ रहा है। तो निर्वाचित कौन थे भाई? यशपाल आर्य। प्रकाश पंत अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत। उसके बाद क्या है? यशपाल आर्य निर्वाचित, ठीक है। ये पहले निर्वाचित है। दूसरे निर्वाचित कौन है भाई? द्वितीय निर्वाचित। और तीसरी विधानसभा के गोविंद सिंह कुंजवाल, ठीक है। वर्तमान में कौन है उत्तराखंड में विधानसभा के अध्यक्ष? रितु खंडूड़ी, ठीक है। वर्तमान भी याद रखना, 5वीं विधानसभा चल रही है अभी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। किस जनजाति द्वारा लोसर और सुरगैन नामक त्यौहार मनाया जाता है? ठीक है, लोसर और सुरगैन कौन मनाती है? जाट जनजाति। किसकी उपजाति है ये? भोटियाओं की उपजाति है, जो कि उत्तरकाशी के जांदूंग नामक स्थान पर रहती है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जब ये लोसर पर्व मनाते हैं तो ये एक देवी की पूजा करते हैं। किस देवी की पूजा करते हैं ये? रिंगाली देवी की पूजा। रिंगाली देवी की पूजा लोसर पर्व के समय जाट जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। लोसर पर्व के समय रिंगाली देवी की पूजा करते हैं जाट जनजाति के लोग, ठीक। थारू में एक त्यौहार है फेमस, बजहर। बजहर नामक त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? थारू जनजाति, ठीक है। और राजी जनजाति जो त्यौहार मनाती है गोरा अटावली, और मकारा, एक और भी है कर्क, और कर्क है ना, कारका, हाँ कारका और मकारका संक्रांति, ये कौन सी जनजाति मनाती है? राजी जनजाति, ठीक है। बोक्सा भी कोई त्यौहार मनाती है? चैती नोबी, ठीक है। होंगण, डलिया,
ये बाकी त्यौहार कौन मनाती है? ये मनाती है आपकी बोक्सा जनजाति, ठीक है। होंगन, डलिया, चेती, नोबी, ठीक है। गोरा, अटावली, मकारा, कारका, संक्रांति कौन सी जनजाति मनाती है? राजी जनजाति, ठीक। बोक्सा, बोक्सा जनजाति में चैती, नोबी, हाँ। गोटरे, गोटरे भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, हो गया ना ये? चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखो भाई यहाँ पे समझना, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या देहरादून हरिद्वार में नहीं है। कहाँ है? देहरादून, उसके बाद हरिद्वार और उसके बाद उधम सिंह नगर, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया, सही छांटना है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, सबसे कम पूछ रहा है, अगर सबसे ज़्यादा पूछता तो क्या है? ज़्यादा, ये ज़्यादा है तो ये गलत हो गया। तो सबसे कम कहाँ है? देहरादून में, ठीक है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत पूछ रहा है। अगर ऐसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है? बागेश्वर में है। सबसे कम कहाँ है? देहरादून में है। उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है भाई? 943 नहीं है, कितना है? 963। अभी परसों के पेपर में ही मैंने पूरा लिंगानुपात आपको बता रखा है, ठीक है। और देखो पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, ठीक है। तो गलत छांटना है ना इसमें, सही सुमेलित नहीं है। 1, 2, 3, क्योंकि चौथा है आपका सही है। 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले 7 है, ठीक है। और 7 आपको याद भी होने चाहिए। 4 तो नीचे वाले हैं, ठीक है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, उत्तरकाशी, चंपावत, ठीक। ये 7 जिले हैं जिनका लिंगानुपात 7 से भी 7 है। ये क्या है? 1000 से ऊपर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्न में से किस स्थान पर पश्चिमी रामगंगा तथा गगास नदी का संगम है? तो कहाँ पर है? बिकिया से, ठीक है। बिबांडर, ये वाला देखना जरा, ये अल्मोड़ा में है। यहाँ पर सुरभि, सुरभि व नंदिनी नदी, सुरभि और नंदिनी नदी का संगम कहाँ पे होता है? बिबांडेश्वर, अल्मोड़ा में, ठीक है। जागेश्वर में जटा गंगा, जटा गंगा व दुधग गंगा का संगम कहाँ पर है? जागेश्वर में, ठीक है। गढ़ मुक्तेश्वर, गढ़ मुक्तेश्वर में काली नदी, काली व लोहावती, लोहावती का संगम कहाँ पर होता है? गढ़ मुक्तेश्वर। कहाँ पड़ता है ये? चंपावत में है गढ़ मुक्तेश्वर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर है बी, ठीक। रामगंगा और गगास नदी का संगम कहाँ पर होता है? बिकिया से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो गया ना ये? राज्य में आयोजित किस मेले में पाषाण युद्ध, पाषाण युद्ध का प्रचलन है? पाषाण युद्ध, पत्थरों का युद्ध, तो कहाँ पर है? नोटा कौतिक। देखो भाई, पाषाण युद्ध एक और मेला भी फेमस है, कौन सा? देवीधुरा, देवीधुरा बगवाल मेला कहाँ लगता है? ये चंपावत में। ये भी किसके लिए फेमस है? पाषाण युद्ध के लिए। एक और पाषाण युद्ध के लिए फेमस है, एक जगह है पाटिया, पाटिया, और ये पड़ता है अल्मोड़ा में। अभी न्यूज़पेपर में भी आया था ये कुछ दिन पहले, पाटिया। यहाँ पर भी पाषाण युद्ध होता है, पाटिया मेले में पाषाण युद्ध होता है, ठीक है। तो 3 चीज़ें याद रखना पाषाण युद्ध से हमारे उत्तराखंड में। एक है आपका नोटा कौतिक, कहाँ लगता है? ये चमोली में लगता है, ठीक है। दूसरा देवीधुरा बगवाल चंपावत में पाषाण युद्ध के लिए, और तीसरा पाटिया अल्मोड़ा, ये भी पाषाण युद्ध के लिए फेमस है भाई, ठीक है। दंगल मेला सतपुली में लगता है, सतपुली कहाँ पड़ता है? पौड़ी में, ठीक। और ये लगता है आपका शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के अवसर पर कौन सा मेला लगता है पौड़ी में? दंगल मेला। बीसू मेला तो आपको पता ही है कहाँ लगता है, जौनसार में भी लगता है, और ज़्यादा फेमस कहाँ है? उत्तरकाशी। किसके लिए फेमस है भाई ये? धनुष बाण के लिए फेमस है ये मेला, ठीक है। बीसू मेला उत्तरकाशी वाला धनुष बाण के लिए फेमस है जौनसार में, ठीक है। चलो, लड्डीदुरा मेला कहाँ लगता है? लड्डीदुरा जगह है, लड्डीदुरा मेला लगता है चंपावत में। और एक मंदिर है पंपदा, पंपदा देवी, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है, कहीं पंपा देवी है। पंपा देवी मंदिर में कौन सा मेला लगता है? लड्डीदुरा मेला। कहाँ पर? चंपावत में, ठीक है। याद रखना, कभी सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पंपा देवी मंदिर कहाँ है, या पंपा देवी मंदिर पर कौन सा मेला लगता है, ठीक है। कौन सा मेला? उत्तरकाशी में धनुष बाण के लिए कौन सा मेला है? बीसू मेला, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 75। गोरखों की अदालत में किस ग्रंथ को सिर पर रखकर कसम खिलाई जाती है?
हरिवंशी इसका आंसर है, ठीक है, हरिवंश। और ये जो हरिवंश है ये महाभारत का ही एक भाग है, ठीक है, क्योंकि गोरखा भी कौन सा धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म मानते हैं, ठीक है। तो महाभारत का ही एक भाग है हरिवंश, इसकी कसम खिलाई जाती थी गोरखा शासन। हाँ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, हरिवंश। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बातें मत करो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कुमाऊं का अन्न भंडार किसको बोलते हैं? नानक मता। तो ये पहला वाला तो गलत हो गया भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन था कि मैनचेस्टर ऑफ हिल्स, मसूरी को नहीं बोलते हैं, किसको बोलते हैं? काशीपुर को बोलते हैं, ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ हिल्स। आपका गढ़वाल की रानी है नीलकंठ, ये सही था भाई यहाँ पे। हाँ, नीलकंठ ये पर्वत की बात कर रहा है, चमोली में नीलकंठ पर्वत, तो उसको बोलते हैं गढ़वाल की रानी। मसूरी को गढ़वाल की रानी नहीं बोलते हैं। हाँ, और पर्यटकों की नगरी किसे बोलते हैं भाई? रानीखेत। तो यही तो ध्यान रखना है, पहाड़ों का राजा चक्राता, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर सही था? सी, ठीक, तो ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक पुस्तक दी है सुरदर्शनोदय काव्य, ठीक है, किसने लिखी है ये? कुमुदानंद, ठीक है। एक और पुस्तक देखना जरा, सूरदर्शन दर्शन, किसने लिखी है ये? मोलाराम। तो इसमें कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है, ये अलग पुस्तक है और ये अलग है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे रामचंद्र कंडियाल करूँ, रामचंद्र कंडियाल, तो इसने कौन सी पुस्तक लिखी है? फतेह शाह यशोवर्णन, और रामचंद्र कंडियाल किसके राज कवि थे भाई? किस राजा के राज कवि थे? फतेह शाह के दरबार में रहते थे और उसके राज कवि थे, ठीक है। चलो, मोलाराम ने तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, ठीक। अच्छा, एक ऑप्शन और था, डी देखना भाई, बालकृष्ण शांति भट्ट, किसने लिखी है? गढ़वाल जाति प्रकाश, फेमस पुस्तक है इनकी, ये भी नोट कर लेना। गढ़वाल जाति प्रकाश किसने लिखी है? बालकृष्ण शांति भट्ट, पूरा नाम ये है इनका, यहाँ पर आधा आ रखा ना, बालकृष्ण भट्ट, यानी कि बालकृष्ण शांति भट्ट, गढ़वाल जाति प्रकाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 78, 12 जनवरी 2025, ठीक है, कब हुआ था ये? 12 जनवरी 2025 को पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड, इससे पहले नहीं मनाते थे, ये पहली बार हो रहा है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सम्मेलन आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था ये? देहरादून, ठीक है। सीधे करंट तो सीधे रटने का है, ठीक, तो याद रखना पहला 12 जनवरी, छोड़ दिया था। चलो नेक्स्ट देखो, 79, उत्तराखंड जिले के विभिन्न स्थानों का सुमेलित करना है, ठीक है। चौबटिया को क्या बोलते हैं भाई? आर्चेंट कंट्री। ताड़ी के ये अल्मोड़ा में है, गौरील देवता के मंदिर के लिए फेमस है, ठीक है। और चौकुटिया काली और वैष्णव मंदिर हेतु प्रसिद्ध है, और दूनागिरी चमोली में है। यहाँ पर क्या हुआ था भाई? 1183 में वैष्णव शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है भाई, क्या बन गया ये? 1 2 4 3, 1 2 4 3 है कहीं? 1 2 4 3, डी ऑप्शन है इसका, ठीक है। चलो 80 क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन फिर से दे दिया मैंने, जितने बार देंगे उतने बार रिवाइज होगा, ठीक है। चलो, एक जिला दो उत्पाद के तहत निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है चांटना भाई, ठीक है। एप्पन क्राफ्ट कहाँ पर? अल्मोड़ा में, ये गलत है, कहाँ पर है? नैनीताल। तो पहला ही आपका गलत मिल गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ये है, ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये बेसिक चीज़ याद होनी चाहिए, एक जिला दो उत्पाद, पहले भी बताया था, 25 अक्टूबर 2021, ठीक है। अल्मोड़ा में क्या है? बाल मिठाई और ट्वीट, हाँ, अल्मोड़ा में ध्यान रखना, बाल मिठाई और ट्वीट, ठीक है, बाल मिठाई और ट्वीट। बाकी मंदिर कला आकृति ठीक है, रुद्रप्रयाग में। फाइबर उत्पाद तो है नहीं टिहरी में। टिहरी में क्या है भाई? नथ, रेशा, ठीक है, फर्नीचर पौड़ी का है, नथ और रेशा, प्राकृतिक रेशा, ये कहाँ का है? टिहरी का है। तो मैंने आपको सारे के सारे लिखा रखे हैं, ठीक है, तो उसे रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है उसे, तभी याद होगा, ठीक। इसमें सही नहीं है, ए सही नहीं था। कौन सा? फाइबर उत्पाद, नथ रेशा फाइबर उत्पाद वही है, फाइबर वही बनता है, ठीक है।
वैसा ही को तो बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है भाई? सही सुमेलित छांटना नहीं है। ठीक है, सल्ट की क्रांति कब हुई थी? 5 सितंबर 1942, ये तो ठीक है। देघाट गोलीकांड 18 अगस्त 1942, ये भी ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह पर रोक 6 जनवरी 1941 को नहीं लगी, 42 भी नहीं है, 25 जनवरी है 1941। देखो इसकी कहानी क्या है भाई। सबसे पहले महात्मा गांधी पर एक व्यक्ति जाते हैं, ठीक है, अभी नाम याद नहीं आया, बहुखंडी है उनका नाम, कुछ बहुखंडी नाम से है कोई एक व्यक्ति ना, याद नहीं आ रहा अभी नाम। वो सबसे पहले जाते हैं महात्मा गांधी के पास, ठीक है, 6 जनवरी को। और महात्मा गांधी के पास बोलते हैं कि भाई आपने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया है उत्तराखंड में मत चलाओ, क्योंकि वहाँ चल रहा है डोला पाल की, पहले उसे हटाओ। तो महात्मा गांधी ने फिर उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर रोक लगा दी थी। कब? 25 जनवरी को। ठीक है, फिर यहाँ के लोगों ने क्या किया? डोला पाल की आंदोलन किया, समाप्त किया डोला पाल की। फिर जाके पुनः यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। तो वो डेट भी याद रखनी है आपको, 28 फरवरी 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह पुनः प्रारंभ हुआ। उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। रोक कब लगाई? रोक लगाई थी महात्मा गांधी ने कब? 25 जनवरी 1941 को। और पुनः प्रारंभ कब हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह उत्तराखंड में? 28 फरवरी 1941 को। ध्यान रखना ये, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या था? गलत था। अमन सभा की स्थापना 1930 में हुई। कहाँ पर हुई थी अमन सभा की स्थापना? है पता? कहीं लैंसीडाउन में, लैंसीडाउन छावनी में अमन सभा की स्थापना हुई थी। तो ये 2 डेट याद रखना भाई, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह से उत्तराखंड में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन है? वैष्णव है, जगमोहन सिंह, ठीक है। और पहली महिला भागीरथी देवी, ठीक। तो दोनों ध्यान रखना, वो तो भारत में है, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही छांटना है भाई। क्षेत्रीय, ये मैंने अभी इससे पहले वाले पेपर में भी दिया था। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है ये? रानीखेत में ये, ठीक है। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान, ठीक। उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम ये है हरिद्वार में, तो ये सही है भाई। सही छांटना है ना, ठीक है। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान ये देहरादून में है, ठीक, देहरादून में है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय, भारतीय नहीं, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय कहाँ है? श्रीनगर। NIT की बात कर रही है। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब नेशनल, और नेशनल में आगे क्या आएगा? N आएगा, ठीक है। और अगर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पूछे तब वो है IIT। भारतीय अलग है और राष्ट्रीय अलग है, ठीक है। तो ये 2009 का है भाई, ठीक। चलो हो गया ना। तो क्या था इसका आंसर? बी। निम्न में से कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित नहीं है? ठीक है, तो देहरादून में स्थित नहीं है भाई। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है, ठीक है। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र भी है यहाँ पर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अभी बताया मैंने, ठीक है। कहाँ पर है ये? श्रीनगर में। तो यही 2 क्वेश्चन थे, अभी दोनों के आंसर एक जैसे मिल गए, ठीक है। फिर ये भी अगर वो गलत किया होगा तो ये भी गलत। अच्छा ये सही हुआ, ठीक है। देखो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी ये भाई पहले 1938 में बन चुकी थी, ध्यान रखना। इस अकादमी का नाम इंदिरा गांधी कब पड़ा? 1987 में। वैसे राष्ट्रीय वन अकादमी ये 1938 में बन चुकी थी, नाम पड़ा 1987 में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे ना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, अब 1938 मत लगाना, क्या लगाओगे? 1987, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। 84वां क्वेश्चन देखो। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ये बार बार क्वेश्चन आपने रट रखा है। कहाँ है भाई? रुद्रप्रयाग। अगर सबसे ज़्यादा पूछे, सबसे ज़्यादा कहाँ है? हरिद्वार में, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड में? हरिद्वार। सबसे कम कौन सा है? रुद्रप्रयाग है, ठीक है। ये तो रटा हुआ क्वेश्चन है आपका। हरीश बाकुनी, अल्मोड़ा निवासी हरीश बाकुनी का संबंध किस खेल से है भाई? हरीश बाकुनी हॉकी से है। तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। ध्यान रखना कौन से खिलाड़ी किससे संबंधित है। तो आपका एक परीक्षा वाणी में चैप्टर है पीछे, खेल खिलाड़ी वाला, जरूर सारे नहीं पढ़ने, मैन पढ़ो, है ना। लास्ट पीछे होगा एक, लास्ट खेल खिलाड़ी वाला, ठीक है। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया था। सुमेलित है, सुमेलित है, सुमेलित करने थे भाई। देखो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम ये तो ठीक है 2006 का, ये सही है,
ठीक है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग अधिनियम, अधिनियम पूछा है, ठीक है। तो 2015 का नहीं है ये अधिनियम, ये कब का है? 2007 का है। अधिनियम पूछे 2007 का, और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति पूछे तब है 2015 की, ठीक है। और आपका तीसरा देखना, वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 का नहीं है, ठीक है। कब का है ये? 2011 का। ये भी भाई 2011 का है ये, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था ये, ठीक है। तो ये और ये दोनों ही यहाँ पर सुमेलित होने चाहिए थे। सॉरी 2007 का है ये, लेकिन लागू कब हुआ? 11 में। अच्छा ये बता रहा था मैं, ठीक है। ये दोनों सही है। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम भी 2007 का है, ठीक है। और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006, ये दोनों सही है, ठीक, सुमेलित करने थे। बाकी उत्तराखंड कृषि विपणन बोर्ड अधिनियम है 2000 का, ठीक है। उत्तराखंड कृषि विपणन बोर्ड अधिनियम ये 2000 का है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्तराखंड के किस विकास खंड का चयन हुआ था? मोरी, ठीक है। ये तो अभी हाल ही में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, अलग अलग कब तो वो पहले था, अभी ये क्वेश्चन एक आजकल ही आया था ये वर्तमान, ठीक है। मोरी, मोरी का ध्यान रखना, पहले शायद कब था ना बागेश्वर वाला, तो मोरी यहाँ पे ध्यान रखना, ये तो करंट अफेयर का है। ओखल कांडा नहीं पता कहाँ है? अच्छा जो ऑप्शन में सबसे बड़ा होगा वही वाला चल रहे हो, वही मारना है, वो पहले चलता था अब नहीं चलता हो। देखो भाई पद्म श्री पुरस्कार 2025 किसको मिला है? कॉलिन गेंजर और राधा भट्ट। 2024 का पता है ना? 2024 का यशवंत सिंह कटोच, 2024 का भी याद रखना, यशवंत सिंह कटोच, ठीक है। और 2025 का कॉलिन गेंजर और राधा भट्ट। इसका आंसर क्या था? ए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित करना है यहाँ पर, निम्न में से सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। हरक रावत, हरक सिंह रावत होगा ये, हरक रावत किससे है भाई? पर्यावरण से। मोहन कांडपाल, पर्यावरण शिक्षण एवं ग्रामोद्योग। हैस्को तो आपको पता ही है, अनिल जोशी, ठीक है। और तितलियों का संग्रहालय फ्रेडरिक स्मेटक, स्मेटा भी होता है कहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हैस्को की स्थापना कब की थी इसने? 79 में। हरक सिंह रावत पर्यावरण मित्र योजना कब की है? 2006 की है ना। फ्रेडरिक स्मेटा तो तितलियों का संग्रहालय बनाया था, कब का है? ठीक है 1946 का। कहाँ है ये संग्रहालय पता है? हाँ नैनीताल, भीमताल के नैनीताल में, ठीक है। चलो अच्छा इसका आंसर क्या है भाई? मिला दिया, क्या था? सी है इसका आंसर, ठीक है। पहले का 2, फिर 3, 1 और लास्ट का 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना। राज्य का प्रथम लोक देवता म्यूजियम को कहाँ खोला गया भाई? ये भी पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ पर है? मनीला। अब मनीला कहाँ है? अल्मोड़ा में है, ठीक है। ये भी करंट अफेयर में पहले 2023 का है ये। चलो नेक्स्ट देखो 91। निम्न में से सुमेलित करना है, ठीक है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, नहीं छांटना है। केदारनाथ, देखो पंच केदार की बात कर रहा है ये। केदारनाथ प्रथम केदार है, ठीक है, सही है। रुद्रनाथ चतुर्थ केदार है, ठीक है। कल्पेश्वर नाथ पांचवा केदार है। तुंगनाथ क्या है? ये गलत है, ये दूसरा नहीं है, ये क्या है? तीसरा केदार है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? मध्य महेश्वर, मध्य महेश्वर नाथ, ये दूसरा क्या है? दूसरा केदार, द्वितीय केदार। देखो भाई यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो याद ही होंगे आप लोगों को ना। देखो केदारनाथ में जो प्रथम केदार है, कहाँ किसकी पूजा होती है? यहाँ पर पृष्ठभाग की पूजा होती है, भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा होती है। दूसरा केदार है मधमेश्वर, यहाँ पर किसकी पूजा होती है? नाभि की पूजा होती है। तीसरा केदार कौन सा है भाई? तुंगनाथ, यहाँ पर किसकी पूजा होती है? भुजाओं की, ठीक है, भुजाओं की पूजा होती है। चतुर्थ होता है आपका रुद्रनाथ, यहाँ पर होती है मुख की पूजा। और लास्ट है आपका कल्पेश्वर, कल्पेश्वर कौशिक केस, है ना। जटाएं या केस एक ही बात है, जटाएं या केस, ठीक है। तो ये है, बाकी आपको पता है ना कहाँ कहाँ ये? केदारनाथ, मधमहेश्वर नाथ और तुंगनाथ। ये है कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। और रुद्रनाथ और कौन सा बचा?
कल्पेश्वर है ना, हाँ कल्पेश्वर कहाँ पर है ये, चमोली में, ठीक है। तो ध्यान रखना ये भी, ऐसा तो बेसिक क्वेश्चन है। चलो भाई यहाँ पे देखो, नैनीताल राजभवन के संबंध में गलत कथन छाड़ना है। नैनीताल राजभवन की नींव 1897 में पड़ी, नींव पड़ी, ठीक है। राजभवन बनकर कब तैयार हुआ, 1900, ये भी सही है, ठीक है, गलत छाड़ना है। उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1960 में नहीं, 1962 में, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल को कब बनाया गया, 1962। बाकी आपको पता है नैनीताल उच्च न्यायालय 9 नवंबर 2000 का है, और हमारे उत्तराखंड का कौन सा उच्च न्यायालय, ये भारत का कौन सा उच्च न्यायालय, ये 20वां उच्च न्यायालय, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, होता है। चलो भाई, तो इसका आंसर क्या था भाई, सी, इसका आंसर है सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, 93 क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक ऊंची चोटियां क्रमशः है। देखो भाई, ये तो जो मैं अभी दे रखी है ये तो आसान है याद करना, बाकी बीच बीच की जो चोटियां है ना वो थोड़ा टफ है। अब वो जैसे आगे पेपर आएंगे वहाँ मैं डालते रहूँगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि ऊंचाई में, ऊंचाई के अनुसार लगानी है। सबसे ऊंचा कौन सा है भाई, नंदा देवी, तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, 3 ऑप्शन है ना। फिर उसके बाद याद रखना कॉमेट है, तो कॉमेट देखो दूसरे नंबर पर, यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ तो नंदा देवी यहाँ भी नहीं, यहाँ पे आ रहा है, बस और देखना ही नहीं। अब 2 ही मिल गया आपको, सीधा आंसर लगा दो। नंदा देवी, कॉमेट, नंदा देवी पूर्वी और बद्रीनाथ। इनकी ऊंचाई अगर आपको पता है, नंदा देवी की कितनी है भाई, 7817, और ये कौन सा नंदा देवी है, पश्चिमी नंदा देवी है, ठीक है। कॉमेट की आपको पता है कब, 7756 मीटर, ठीक है। और नंदा देवी पूर्वी की आपको क्या है, 7434 मीटर, और बद्रीनाथ की क्या है, 7140, बद्रीनाथ की ऊंची है, ठीक है। वैसे बद्रीनाथ से पहले एक और भी चोटी आती है, अभिगमन पर्वत, ठीक है, माना है बड़ी, लेकिन ये मैंने पर्वत इससे, ठीक। जितने भी पर्वत है उनकी चोटियाँ भाई, आपको जो मेन पर्वत है उनकी चोटियाँ याद रखना, क्योंकि यूके पीएससी वाले तो चोटियाँ पूछते हैं, ठीक है। चलो भाई, एप्पन ऑफ कुमाऊं के नाम से किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है, मीनाक्षी खाती। और अभी कनी साय का पेपर था, उसमें पूछा था ये, या फिर कनी साइक में पूछा था ये, या फिर आबकारी में पूछा होगा, इन 2 में से एक में पूछा था मीनाक्षी खाती के बारे में। मिलान के लिए आया था मीनाक्षी खाती, और उसमें से जो 3 थे ना ऑप्शन, किसी को नहीं आ रहे थे, सबको एक ही आ रहा था ये, और यही मिल गया और आंसर सही हो गया, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पर एप्पलगढ़ बोलते हैं इसे उत्तराखंड में। रूपा देवी है कुछ, दिव्या रावत क्या है, मशरूम गर्ल किसे बोलते हैं, दिव्या रावत, ठीक है। शांति ठाकुर क्या है भाई, ग्लेशियर लेडी, ठीक है। और रूपा देवी बुग्यालों की मदर टेरेसा। कुछ नहीं है, सब कुछ दे रखा है बीएस नेगी में, जो बुक है ना, ठीक है। बीएस नेगी मैं भी नहीं पढ़ता था पहले, लेकिन उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बीएस नेगी हो गया आपका, और एक परीक्षा वाणी 2, बस, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो। प्रैक्टिस साइड भी ठीक है, प्रैक्टिस साइड से तो आपका। चलो भाई यहाँ पे देखो, साकरिया देवता, यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन कहाँ है, अच्छा मिलान करना है। साकरिया देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है भाई, बोक्सा जनजाति। मलेनाथ करती है आपकी राजी जनजाति। भूमियाल और भूमिया, यहाँ पे देखो अलग अलग है दोनों। भूमियाल देवता की करती है भोटिया जनजाति, और भूमिया देवता की करती है थारू जनजाति, ठीक है। तो देखो अब पहले का 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, पहले ही ऑप्शन था इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चमोली में नहीं बहती है, चमोली में नहीं बहती है। देखो भाई, अलकनंदा भी बहती है, पिंडर भी बहती है, और सरस्वती भी बहती है। कौन सी नहीं बहती है, कोसी। कहाँ पर है ये, अल्मोड़ा। इस नदी पर कौन सा बांध है, कोठार बांध। और ये जो कोठार बांध है ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जल संरक्षण वाला बांध है, सबसे ज़्यादा पानी इस बांध में, ठीक है। तो कोसी पर है, कोठार बांध पर। सरस्वती नदी चमोली में बहती है, ठीक है। यहाँ पर अलकनंदा, सरस्वती और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है भाई, केशव प्रयाग, हाँ। वैसे तो छोटी मोटी नदी और भी, लेकिन प्रथम बड़ी सहायक नदी अलकनंदा की सरस्वती है, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मण गंगा, मुंडियार घाट जिसे बोलते हैं ब्यूंडार घाट, ठीक है। अलकनंदा पिंडर कर्णप्रयाग में मिलती है, ठीक। चलो
97 क्वेश्चन देखना। डिबेटिंग क्लब के द्वारा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? अखबार कौन सा अखबार भाई? एक ही तो अखबार निकाला, कौन सा? अल्मोड़ा अखबार की बात कर रहे हैं, अल्मोड़ा अखबार, ठीक है। कुमाऊं से निकलने वाला पहला अखबार अल्मोड़ा अखबार। कब? 1871। और डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870। 1870 में क्लब बना और 71 में कौन सा अखबार निकाला इसने? अल्मोड़ा अखबार। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, ये भी आसानी है। नैनीताल में राजभवन की स्थापना, देखो यहाँ पर वो पहले वाले में मिल गया था, राजभवन की स्थापना पूछ रहा है, देखो 1900 और नींव पड़ी, ठीक है। तो इस बार का पेपर थोड़ा आसान था उत्तराखंड का, तो यहाँ भी गलत कर दिया होगा, चलो यहाँ भी गलत है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट 90, देखो 99 कौन सा कथन सही है? देखो जौलजीबी एक जगह है पिथौरागढ़ में, ठीक है, काली और गौरी के संगम पर जौलजीबी मेला लगता है, जौलजीबी के स्थान पर जौलजीबी मेला काली और गौरी के संगम पर लगता है, ये तो आपका सही है भाई, ठीक है। यहाँ पर प्रतिवर्ष बाल दिवस कब होता है? 14 नवंबर को। बाल दिवस पर मेले का आयोजन किया जाता है, ये भी क्या है? सही है। देखो बाल दिवस पर एक और मेला भी लगता है, गोचर मेला चमोली, वो भी बाल दिवस के अवसर पर लगता है, तो यहाँ पर क्या है? दोनों सही है, ठीक है। जौलजीबी मेला बाल दिवस के अवसर पर लगता है 14 नवंबर को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहीं पे। उत्तराखंड राज्य का वह व्यक्ति जो आज़ाद हिंद फौज में नेताजी का क्या था? निजी सहायक रहा था, कौन था? बुद्धि रावत। देव सिंह दानू क्या था? अंगरक्षक, बॉडीगार्ड, ठीक है।